मिजाज यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? इस वक्त हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, so Mr. Amit Shah went to Calcutta, yes, to Kolkata. Sorry, बिल्कुल। I'm still sticking to the old pronunciation. In West Bengal, और वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अब देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। And they will endorse it, I think, in the next session of Parliament. That was the implication. He didn't actually say that, but उन्होंने ये कहा CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने से कोई रोक नहीं सकता है। इफेक्टिवली सेइंग, अगर किसी को रोकना हो तो रोक के दिखाओ। एंड खासकर वेस्ट बंगाल में जाके कहना, तो ही इज रियली प्रोवोकिंग समथिंग। Yeah, he knows where the reaction, the first reaction is going to come from where. Yeah, but the only thing is, as far as the CAA is concerned, I mean, I'm not really sure. First, why do we need a Citizenship Amendment Act? We don't really need one. Number one. And now, as far as the Citizenship Amendment Act is concerned, it doesn't affect anybody. Let's be very clear. At least in India, it doesn't affect anybody. I mean, anybody who's an Indian is an Indian. It doesn't affect you. All that they're saying is that these are the kind of communities who are living around in these countries, including Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar. अगर वहाँ पर उनको तकलीफ है तो यहाँ आ जाइए। That's it. Now, my point is, why would Muslims in Pakistan or in Bangladesh want to come to India? मतलब, और अगर आप बांग्लादेश को देखें सर, बांग्लादेश ग्रोथ रेट इज मोर देन इंडिया। आज की तारीख में देयर इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच मोर। Probably the minorities in that countries, it could be Hindus, Sikhs. सर वो हिंदू सिख्स के लिए ही है, वो माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है, लॉजिक ये है कि 56 के करीब इस्लामी देश हैं, तो वो सब लोग वहाँ भी जा सकते हैं। हिंदुओं के लिए तो एक ही देश है, ऐसा उनका लॉजिक है। लेकिन ये लाने की ज़रूरत क्या थी, वैसे आवश्यकता क्या थी, इसके बारे में मैं ज़रा थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ। जो भी असाइलम सीख करता सबको दे दो। लेकिन अभी तक प्रदीप जी, ये तो कहने की बात हो गई ना, आज भी सिंध से आए हुए, यानी पाकिस्तानी सिंध से आए हुए जो सताए हुए हिंदू हैं, वो 3 के 4 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, और उनको आज तक हम लोगों ने देश की नागरिकता नहीं दी है। इनफैक्ट क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम हैव बीन सेंट बैक। तो सर ये तो जरा दोगलापन हुआ ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज लाइक, वेयर डज द बीजेपी स्टैंड? आई रियली वुड लाइक टू नो, बिकॉज अशोक गहलोत जी की सरकार के आने के पहले कुछ लोग आए थे, वसुंधरा राजे की सरकार थी उस वक्त, बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। तब भी उन लोगों को भारत में शरण नहीं मिली। तो व्हाट इज द बीजेपी ट्राइंग टू डू? मतलब भारतीय जनता पार्टी करने की क्या कोशिश कर रही है? मेरी जरा समझ के बाहर है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? You should have given them the citizenship. अरे सर, 3 साल के बाद लोगों को वापस भेज दिया है। Yes, yes. ये मतलब No, उसमें क्लियर कट होना चाहिए। वहां से affected parties आ रहे हैं, you need to scrutinize them and then, if it is valid enough, मेरा ये, I want to know अदनान सानी का क्या होगा? अदनान सानी को मिला कि नहीं? अदनान सानी has got citizenship. Yes. उनको citizenship मिल गई। मैं So the rich and mighty can do it. The poor are still languishing. मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सर कि किसी को झूठा वादा नहीं करना चाहिए। अगर आपने वादा किया है तो उसको निभाइए। Yes. सीधी बात है। आप कह रहे हैं ना कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, यहूदी, इन सब के लिए भारत के दरवाजे खुले हैं, आइए। तो जब हिंदू यहाँ पर आ गए पाकिस्तान से, और वो बेचारे अभी तक रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं राजस्थान में, उनको अब वापस जाने को बोल रहे हैं आप? मतलब आप उनके लिए भी वादा नहीं निभा रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? एंड नाउ टुडे फॉर द बीजेपी to campaign about the CAA, the Citizenship Amendment Act in West Bengal. I think this is just a poll move. मतलब this is not done. In any event, let's see how it. The CAA, the Uniform Civil Code, ये सब विषय वापस आने वाला है सर, because this is the last session before the elections. 2024 के चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम करवा के छोड़ेंगे। जैसे आज की तारीख में महाराष्ट्र में कास्ट वर्सेस कास्ट हो गया है। बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। Let's ask Mr. Arshad Azmi, our friend Mr. Arshad Azmi from the Congress, बड़े सेंसिबल हैं, बड़े अकल वाले हैं, बहुत मैच्योर्ड किस्म के लीडर हैं वो। उन्होंने आज तक कभी कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करी है। अरशद आज़मी साहब नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका नेशन में नमस्कार। स्वागत है। अच्छा आदमी साहब, हाँ जी। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, जो अभी अभी प्रदीप जी और मैं जरा बात कर रहे थे अमित शाह साहब पश्चिम बंगाल में थे, आज भी हैं, शायद आज शायद वापस आ जाएंगे। और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, नागरिक संशोधन कानून जो है, अब देश का कानून बन गया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब इसको अभी बात करने की जरूरत क्या है? कभी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, CAA आ रहा है। अरे यार यही मतलब यही बच गया है क्या? अरे कीमतों की बात करो यार, कुछ नौकरियों की बात करो, कुछ मतलब लोगों को कुछ सहूलियत देने की बात करो। मतलब ये तो मेरी समझ के बाहर है। आपको समझ में आ रहा है क्या सर? अच्छा आदमी साहब, देखिए साहब, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए जी, है ना। अभी उसमें तेलंगाना का चुनाव जो है उसकी वोटिंग कल होने वाली है जी। तो आप 5 राज्यों के चुनाव पे जब नजर डालेंगे, मिजोरम तो उन्होंने जाने की हिम्मत भी नहीं की क्योंकि मणिपुर का मामले को लेकर इतना ज्यादा आक्रोश था लोगों में कि वहां प्रधानमंत्री और अमित शाह जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। उसके बाद ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्यों में इनकी दुर्दशा ऐसी है कि आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और आखिरी में जो तेलंगाना का चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में तो मैं खुद भी था, कल आया वहां से। यानी कि लोग जो है इनके 9.5 साल की जो कारकर्दगियां हैं, जो काम है, जो महंगाई पर ये काबू नहीं कर पाए, जो नौकरी को ये 15-15 लाख जो 2 करोड़ नौकरियां देने का जो आम आदमी से वादा था, उसको ये पूरा नहीं कर पाए। लोग गालियां दे रहे हैं। तो अब जब ये सूरत में ये सरकार जो हर महाज पे फेल हो गई, ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए जिन्होंने अपने 9.5 साल और पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनाई, बल्कि जो पिछली बनाई हुई कंपनियां थी उनको उठाकर बेच दिया। अपना नोटबंदी कर दी, 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच गया जीडीपी को। जीएसटी में 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच गया। पूरे 5 साल का ब्यौरा, पूरे 10 साल का ब्यौरा निकालते हैं अगर इस तरफ का, तो 84 लाख करोड़ रुपया इस मुल्क की इकोनॉमी को घाटा पहुंचाया नरेंद्र मोदी अमित शाह की गलत पॉलिसियों ने। तो इनके पास बचा क्या है? अब यही सब लाएंगे, CAA लाएंगे, अपना दूसरा कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल तो कोड बचा नहीं है साहब। देखिए लोग इनकी हकीकत को जान गए। और ये अभी CAA का जो ये बोल रहे हैं, तो जो नागरिक उस वक्त जब ये ऐलान हुआ था, उस वक्त बहुत सारे नागरिक जो थे वो दूसरे देशों के हिंदुस्तान आए थे। अभी तक तो उसको ये अपनी नागरिकता दे ही नहीं पाए। सर, वापस जाना पड़ा उनको। वापस जाना साहब, पड़ा उनको वापस भेज दिया गया है जबरन। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं कि उनको वापस जाना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि देखिए, ये असल में इनको सिर्फ हुकूमत करना है। झूठ बोलिए, हुकूमत करिए, झूठ बोलिए, हुकूमत करिए। जितना झूठ ये बोल सकते हैं उतना झूठ इन्होंने 10 साल में बोला है। अब आखिरी में क्या होता है, जब जनता ये देखती रह गई कि कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, लोग नाराज हैं, तो अब आखिरी में वही होगा कि धर्म के नाम पर और इस तरह की बातों के नाम पर जैसे CAA लाएंगे तो ये होगा, एक तबका जो है वो खुश होता है। मुल्क की अकलियतों पर जब भारतीय जनता पार्टी कोई जुल्म करती है, कोई ज्यादती करती है, तो इस मुल्क में एक तबका है ऐसा जो खुशी मनाता है कि दो इनको टाइट कर दिया। तो ये सिर्फ टाइट करने के नाम पर ये हुकूमत कर रहे हैं और वही लोग आगे भी देंगे। लेकिन अधिकतर लोग, जो 33 से 37% वोट भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में मिला था, आप यकीन कीजिए अधिकतर लोगों की राय अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बदल चुकी है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ जुमला सरकार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन अरशद आदमी साहब, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब मेरा ये कहना है कि किसी के प्रति तो लॉयल रहो ना यार, किसी के प्रति तो आप वफादार रहें। है ना साहब, अपनी सत्ता के प्रति लॉयल है वो, अपने आप को हुकूमत में रखने के लिए वो नहीं, आपने वफादार कहा, मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए हमने दरवाजे खोल दिए, क्योंकि मुसलमानों के पास 56 देश है जाने के लिए, जो हिंदुस्तान के नहीं है, बाहर के जो हैं, नॉट इंडियंस के ऊपर तो खैर CAA लागू ही नहीं होता। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हिंदू सिंध से यहाँ पर आए हुए थे, वो कहते भाई हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, ये रिकॉर्डेड केसेस हैं। उनको जान करके वहाँ पे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की तो स्थिति क्या है, मतलब उसके बारे में तो न बात भी नहीं करनी चाहिए। आप उनको भी आप जबरन वापस भेज रहे हैं,
तो आप वफादार किसके हैं अरशद आदमी साहब? मतलब मैं हैरान हूं इस बात पे सर। देखिए कैसे है, ये जो ये घोषणा इन्होंने की थी CAA के के माध्यम से, कोई तैयारी नहीं की थी। अगर आप उस टाइम पर अगर आप अपने उस पर ध्यान देंगे, उस वक्त भी बार बार लोग इस बात को बोलते थे कि CAA जो लागू होगा वो कैसे लागू होगा, उसके टेक्निकल पॉइंट्स क्या होंगे, लेकिन कभी भी सरकार ने ठीक से उस पर जवाब नहीं दिया। तो इनका मकसद ये नहीं था कि कहीं गैर मुस्लिम या हिंदू धर्म के लोग या किसी और धर्म के लोग किसी और देश में जहां वो माइनॉरिटी में है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो उनको हिंदुस्तान बुलाया जाए। इनका मकसद वो नहीं था। इनका मकसद सिर्फ ये था कि किसी भी तरीके से मुल्क में उस खास तबके को ये यकीन दिला देना कि ये सरकार जो है ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट वाली सरकार है, ताकि वो खुश हो जाए और खुश रहे और आने वाले वक्त में हमको वोट दे दे। रहा सवाल वफादारी का, देखिए आम आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं। आज 80 करोड़ लोग जो हैं, वो जो 5 किलो राशन पर बार बार ये बात बोली जाती है, वो जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनका क्या धर्म है, क्या मजहब है उनका? वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, सभी धर्म के लोग हैं। तो 80% यानी 80 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे चले गए ना साहब। जो 20% 30% की बातें हुआ करती थी, तो आज 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। क्या जतन किया 10 सालों में सरकार ने? कोई जतन नहीं किया सरकार ने उनकी खातिर, और उसको उपलब्धि गिना दी। ये वफादार किसी के नहीं है। ये वफादार जो है, नौजवानों को आज तक ये रोजगार नहीं दे पाए। लाखों की तादाद में आंकड़े जो है वो आना बंद हो गए। कितने ही बेरोजगार नौजवानों ने खुदकुशी की है। अभी सितंबर में 7% पर बेरोजगारी थी, अभी नवंबर आते आते 10% पे बेरोजगारी बढ़ गई। तो किससे वफादार ये अपनी पार्टी के लोगों से भी नहीं है, ये अपनी पार्टी के नेताओं से भी नहीं है। जिस तरीके से दुर्गति बनाई गई मैडम सिंधिया की, जो राजस्थान की एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से बेइज्जती की गई शिवराज सिंह चौहान की, तो ये सिर्फ अपने 2 लोगों के लिए ही ये वफादार है। पूरी पार्टी में ये किसी के वफादार नहीं है, अपनी पार्टी के लिए वफादार नहीं है, अपने देश के लिए वफादार नहीं है, और इस देश की आम जनता के लिए तो कतई ये वफादार नहीं। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ साहब का स्टेटमेंट है कल, बोले कि महात्मा गांधी महापुरुष थे, मगर वो लास्ट सेंचुरी के थे, गए सेंचुरी के थे। आज के युग पुरुष जो है, युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब का कहना है नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष है, और फिर बीजेपी रिपोर्ट कार्ड लेके गिराना शुरू कर दिया। नारी शक्ति धनखड़ साहब, मैं इसका जवाब आर्टिकल 370। हाँ, बोलिए जी। ये जो धनखड़ साहब ने कहा है, हाँ, मुझे इसमें सिर्फ यही नजर आता है कि ये मोदी जी को महापुरुष कहने की वजह उनकी ये हो गई कि अब वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहते होंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, देश की मतलब ये बदकिस्मती कहेंगे हम इस देश की, हमारे उसकी, कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बैठा हुआ आदमी चाटुकार बना हुआ है। वो वाइस प्रेसिडेंट जो न्यूट्रल होता है पूरे देश के लिए, वो एक प्रधानमंत्री की मतलब उसका चाटुकार बन रहा है कि वो युग पुरुष है। कौन से युग पुरुष है भैया? हाँ, यहाँ के लोगों को महंगाई बेरोजगारी के दलदल में धंसा के अपने 10-10 लाख रुपए का सूट पहन के पूरी दुनिया की यात्रा करके आप आराम से बैठे हैं और देश की जनता त्रस्त है। युग पुरुष किस बात के हैं? तो ये चाटुकारिता कर रहे हैं ये जो धनखड़ साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आज बीजेपी आज ही रिपोर्ट कार्ड का फिर बोले कि डिजिटल क्रांति हमने जो देश में लाए हैं, 50.93 जनधन अकाउंट हमने क्रिएट किए। आयुष्मान में 46 करोड़ हमने अकाउंट, डिजिटल अकाउंट खोले हैं। 88 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है, जो पूरे विश्व में नंबर 2 इंडिया है इंटरनेट यूजर्स में। बोले कि आधार के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन 138 करोड़, ये खुद एक रेवोल्यूशन है। बोले कि डिजिटल क्रांति जो हमने इस देश में लाया है, वो एक पहले कभी इंडिपेंडेंस से पहले देखा ही नहीं किसी ने। बोले फुल क्रेडिट टू नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी का कैंपेन है आज डिजिटल क्रांति का। आशमी साहब, 55% अकाउंट खोला है। 50 करोड़ 93 या 50 करोड़ यानी 51 करोड़ पकड़ लो जनधन अकाउंट। 51 करोड़ अकाउंट खोल दिए नए। बिल्कुल।
ये रिपोर्ट में लेकिन नहीं बताया कि उन 51 करोड़ के जो लोगों के जो अकाउंट खुले हैं उसमें पैसे कितने हैं, ये नहीं बताया। जीरो बैलेंस अकाउंट है सर, जीरो बैलेंस अकाउंट। सुनिए, मैं आपको बता दूं कि 51 करोड़ लोगों के अकाउंट खुले हैं। इस देश की 60% जनता यानी तकरीबन 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा पाते। तो ये 51 करोड़ अकाउंट खोल देने से उनके बैंकों में बैलेंस तो नहीं बढ़ गया ना। अगर उनके बैंकों में वो 15 लाख रुपया डाले होते जिसका वादा उन्होंने 2014 में किया था, तब तो ये कहा जाता कि भाई ये काम अच्छा हो गया, अकाउंट खोला और उसमें 15 लाख रुपया डाल दिया। तो 15 लाख रुपए तो आए नहीं आज तक। दूसरा सवाल आपने कहा आयुष्मान योजना का। बिल्कुल, आयुष्मान योजना को हमने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, कैग की रिपोर्ट में आया कि आयुष्मान योजना में हजारों लोगों के नाम दर्ज हैं, लेकिन उन पर जो है फोन नंबर सिर्फ एक ही लगा हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार में आता है। दूसरा, ऐसे हजारों लोगों का नाम उसमें आया कैग की रिपोर्ट में, जिसमें यह बताया गया कि एक आदमी का इलाज जो है एक ही समय में अलग अलग 2-3 अस्पतालों में चला। तो भाई एक ही आदमी का इलाज 2-3 अलग अस्पतालों में कैसा हो सकता है? तो ये भी भ्रष्टाचार था। पूरी आयुष्मान योजना जो है वो भ्रष्टाचार की नजर हो गई। तीसरा, आपने कहा कि 88 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे ये आज ये दुनिया में हम हमारी इकोनॉमी और हमारी आबादी जो है वो दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पे आती है, और इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं। ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि 88 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। भाई 88, अब तक तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर लेना चाहिए था। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में आए दिन लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। जादूगर का खेल देखा होगा आपने जी। जादूगर जब खेल दिखाता है ना, तो वो क्या करता है, एक कपड़ा लाता है, वो कपड़े में से एक कागज अंदर डालेगा, कबूतर बाहर निकाल लेगा। उसके बाद वो फिर कुछ कागज हाथ में ऐसे ऐसे घुमाएगा और अचानक वो कागज जो है वो नोट बन जाएगा। किसी दूसरी ऐसी वस्तु को उठा के उसको लड़की बना देगा, कहीं छड़ी बना देगा। लेकिन एक बात प्रदीप जी मैं आपको बताऊं, उस जादूगर के बनाए हुए नोट कभी वो किसी को देता नहीं है। उस जादूगर का बनाया हुआ कबूतर वो जादूगर कभी किसी को देता नहीं है। तो वो जादू नहीं, छलावा है। आंखों को धोखा देने की वो सलाहियत, वही ये प्रधानमंत्री जी हैं। ये जादूगर हैं, दिखाते सब हैं, लेकिन आज तक हिंदुस्तान की जनता को कोई चीज इनसे मिली नहीं। सिर्फ दिखा के दोबारा वो अपने पिटारे में बंद करके लेके वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो है प्रदीप जी, मैं चाहता हूँ अर्शद आदमी साहब जरा इस पे कमेंट करें। 51 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, मान लेते हैं, लवली, वंडरफुल। लेकिन 83 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त का राशन बांट रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास पैसा नहीं है ना। 81 करोड़, यस। 81 करोड़ पीपल डोंट हैव मनी टू बाय राशंस। अभी कैबिनेट डिसीजन हुआ, मतलब के उनके पास उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। और दूसरी चीज एक और भी है जो खबर आई है अभी, एंड बाय द वे दैट इज कंफर्म, ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे जनधन अकाउंट की तरफ से, अगर 6 महीने के अंदर अंदर आप इसमें कुछ डिपॉजिट नहीं करेंगे, अगली बार जब आप डिपॉजिट करने को जाएंगे तो बैंक मैनेजर इमीडिएटली उस पर पेनल्टी लगा देता है। सर अरशद आदमी साहब जी, मतलब वो पेनल्टी माफ नहीं है, वो माफ नहीं करवाई है हर एक अकाउंट पे। तो ये हो क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज और बीच में बोलता हूँ जी। 51 करोड़ इन्होंने अकाउंट खोल दिया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, 51 करोड़ अकाउंट खोल दिया। नवंबर महीने में बेरोजगारी का जो ये आया है, आंकड़ा आया है CMIE का, वो दिखाता है कि 10% पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है अब तक की। ये भी सबसे टॉप वाली बात है। दूसरी तरफ अगर वो बेरोजगारी को आप लेकर जाएंगे 20 से 24%, 20 से 24 साल की उम्र के लोगों में, तो 20 से 24 साल की उम्र के जो लोग हैं वो 40% से ज्यादा बेरोजगार हैं। क्या करेंगे अकाउंट खोल के? आदमी के पास जब करने को रोजगार ही नहीं है तो वो कमाएगा कहां से और खाएगा कहां से और उस अकाउंट में रखेगा कहां से? अचीवमेंट नहीं है ये 5 किलो राशन देना, ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि 5 किलो राशन देना कोई अचीवमेंट नहीं है। 51 करोड़ अकाउंट खोल देना कोई अचीवमेंट नहीं है। इससे खुशहाली नहीं आती। खुशहाली आती है कि आदमी के हाथ में जब रोजगार रहेगा, वो रोजगार करेगा और भले
2 ही रुपया कमा के 2 ही वक्त की रोटी वो कमाकर अपने घर ले जाएगा, उसमें आदमी को सुकून भी होगा और देश आगे भी बढ़ेगा। ये तो देश को साफ बेचने वाली बात है। सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां इन्होंने बेच दी, उसका पैसा लेकर ये बैठे हैं, उसका इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। पीएम केयर फंड का आज तक कोई पता नहीं चला। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंदर देखिए इन्होंने सारे 80% से ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इन्हीं के नाम पे आ रहे हैं। तो ये सिर्फ पैसे की ताकत से इस देश का चुनाव लड़ना चाहते हैं और हर आदमी के हाथ में पैसा देकर उसका वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, और किया भी है। तो ये बहुत कठिन वक्त है देश पर। देश के लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो जोड़ी है श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की, ये जोड़ी सिर्फ अपने आप को सत्ता में बनाने के लिए इस देश को किसी भी मुसीबत, किसी भी खाई में ढकेल सकती। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बुक का इनॉग्रेशन था। सोनिया गांधी जी ने बुक को इनॉग्रेट कर दिया। फंक्शन था, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक डी फैक्टो सुपर कैबिनेट है। सुपर कैबिनेट, कैबिनेट से भी बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है पीएमओ, और पीएमओ में हर डिसीजन होता है, डायरेक्शन मिलता है और प्रोग्राम्स को मॉनिटर किया जाता है। सब मेजर पॉलिसीज पीएमओ के माध्यम से है। और कांग्रेस का कहना है आज के तारीख में पीएमओ इज बिकम अ सुपर कैबिनेट, और कैबिनेट एक रबर स्टैंप बन गया है कि पीएमओ ने जो बोल दिया है उस चीज को आपको सिर्फ स्टैंप मार के अप्रूव करना है। बोले ऐसे कभी नहीं हुआ हमारे लोकतंत्र में, कांग्रेस का कहना। इस पे थोड़ा आप रोशनी डाल सकते हो? हाँ साहब, देखिए कांग्रेस का कहना है, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आप बताइए, आपने पिछले 10 साल में क्या किसी भी रेलवे मंत्री को नई रेल के शुरू करते हुए उद्घाटन देखा? क्या किसी भी आपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, रोड मिनिस्टर को, नई सड़कें बनी, नए पुल बने, आपने कभी देखा कि कोई उस डिपार्टमेंट का कोई मिनिस्टर जो है उसका उद्घाटन कर रहा है? आप टोटल मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए। मैं एक दो की, कोई डैम बना, कोई रोड बना, कोई फैक्ट्री, कोई नई किसी चीज की शुरुआत हुई, भारत को कौन सी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई, हर जगह हर मौके पर मोदी जी पहुंचते हैं, उद्घाटन करते हैं, वो मंत्री का पता ही नहीं चलता। दूसरी बात, जहां नहीं पहुंच पाते हैं वहां उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किए। आज पहले लोगों को अलग अलग जो विभाग, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हुआ करते थे, होम मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ये सारे लोगों के अलग अलग नाम लोगों को याद होते थे। मैं आपको बोलता हूं और इस बात का आपको चैलेंज करता हूं कि आप सर्वे करा लीजिए और देश की 140 करोड़ जनता का सर्वे करा लीजिए, ये पूछते हुए कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन मिनिस्टर है। 90% लोगों को नहीं बता पाएंगे। मैं 90 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। मुझे लगता है 1-2-4% लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उसमें भी शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि किस डिपार्टमेंट का कौन मिनिस्टर है। तो ये खड़गे जी सिर्फ नहीं कह रहे, ये तो पूरा देश जानता है, और इसको लेके खुद भाजपा के नेता अंदर ही अंदर बहुत परेशान है और बहुत नाराज भी हैं। सिर्फ मुझे लगता है कि नितिन गडकरी ही जी एक ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर रहे जिनके मंत्रालय ने अपने फैसले खुद लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जरूरी नहीं कि ये सही भी हो। अगर उनके डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए तो फिर कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जहां फैसला लेने की आजादी उस पर्टिकुलर मंत्रालय के मंत्री के हाथ में हो। लेकिन अरशद आजमी साहब ये बताएं, अब ये तो साफ हो गया, अब तो कह ही दिया इन्होंने, अनाउंसमेंट तो कर ही दी है कि CAA आने वाला है। ये भी अनाउंसमेंट कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। उसके अलावा 22 जनवरी 2024 को क्या प्रदीप जी 12:20 पे 12:22 पे प्राण प्रतिष्ठान पूजा होगी रामलला की अयोध्या में। यानी अयोध्या का मंदिर जो है, राम मंदिर जो है, उसके किवाड़ खोल दिए जाएंगे और उस राम मंदिर को भव्य बनाने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेगी हर जगह पर। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी हाल ही में कृष्ण जन्मभूमि पर थे मथुरा में, वहां पर भी उन्होंने कहा कि जैसे काशी विश्वनाथ का हमने सौंदर्यकरण किया है, जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर बनाया है, वैसे ही हम लोग कृष्ण जन्म स्थान भी बनाएंगे। तो मतलब हिंदू मुस्लिम करने का ये प्लान है, या जैसा कि बीजेपी हर समय बोलती है कि ये तो एक भारत का सांस्कृतिक इतिहास है? अरशद आजमी साहब। नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम तो करने का प्लान है ही वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि मैंने कहा ना कि एक तबका है भारत में, देश में एक ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि सरकार ने इस देश की माइनॉरिटी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ा की, वो तो है। दूसरी बात यह है कि देखिए देश की जनता ये समझ रही है, आप इंटरव्यू लीजिए अपना अलग अलग विभागों में जाके, अभी हम कई राज्यों में चुनाव था, हम लोग भी गए थे वहां पर सब देखने के लिए। चुनाव में लोगों का जो बेसिक जो मुद्दा है ना, इतनी महंगाई, और ये बार बार बोला भी जा चुका है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है कि लोगों की हालत खराब है साहब। यानी एक वक्त की रोटी जुटा पाना लोगों के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा बन चुका है। तो देखिए किसी भी धर्म का कोई मंदिर बने, कोई मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, गिरजाघर बने, चर्च बने, ठीक है, अच्छी बात है, लोग खुश होते हैं, जो भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, देश के सभी लोगों ने उस फैसले पर लोगों ने हाँ कह दी। उसके बाद देश में कोई विवाद नहीं हुआ, कोई लोगों के बीच में कोई तनाव नहीं पैदा हुआ। लोगों ने कहा, और पहले ही कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा कि भाई यहाँ मंदिर बनेगा, ये मस्जिद बनेगा, तो दोनों समुदाय के लोगों ने कहा था कि ये बात हम मान लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद वो लोगों ने बात को मान ली, वो मुद्दा वहां खत्म हो गया। अब जो मंदिर बना, मंदिर बनने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितनी लूट मार मचाई, वहां पर जितनी लूट मार मचाई, वो भी कैक्स सीएजी की रिपोर्ट में आया कि किस तरह से वहां के नेताओं ने जबरन लोगों से जमीनें खरीदी, और उसको वहां की नगर पालिका जो बनाने वाली थी, नगर निगम, उसको जमीनें दो की दुगना चौगनी कीमत, डबल टिबल कीमत पर उन्होंने भेजी, उसमें भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए का चंदा आया, पूरे देश के लोगों ने, भारत के बाहर के भी लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया, उसमें कितना हेरफेर हुआ, ये सारी बातें सीएजी की रिपोर्ट में आ चुकी हैं, लोगों के सामने है। तो देखिए उसका ये सिर्फ राजनीतिकरण करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे, और जो देश के समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को, भाई मंदिर बन गया, अब वहां पर जो है उसके आगे के कार्यक्रम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तो समझता हूं कि उसका उद्घाटन भी जो है वो किसी ऐसे लोगों से कराना चाहिए जो पूजा पाठ के मतलब उनके धर्मगुरु, बड़े धर्मगुरुओं से, ऐसे लोगों से आप कराएंगे, वो झूठ बोलते हैं दिन भर, और जाके वो मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं। बहरहाल वो उनका फैसला है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो देखिए साहब, ये लेकिन अरशद आदमी साहब, मेरे सवाल का तात्पर्य ये था कि ये मान्यता ये है कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 303 सीटों तक पहुंची है, बराबर जी। तो अब भी क्या राम मंदिर का अब तो राम मंदिर बन गया, क्या अब राम मंदिर का विषय अब भी क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 2024 में जितवा कर लाएगा? अरशद आदमी साहब, देखिए साहब, मैंने थोड़ा सा वो किया कि ये विषय अगर जिताकर लाता है तो इसका मतलब है कि देश के लोगों को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और अलग अलग तरह की जो पीड़ाएं झेलनी पड़ी 10 सालों में, मतलब उनको फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा है नहीं, लोग अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, और उसी मंदिर में जाकर लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा रहे। तो वो उसके साथ साथ ये भी तो उनको देखना है कि भाई कौन है जो इस देश को तरक्की पर ले जा सकता है। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना, ये सभी जानते हैं, लेकिन देश जो पीछे चला गया इतने सालों में, तो उस मंदिर के साथ साथ देश को आगे भी तो बढ़ना है। देश में नौकरियां होंगी, देश में रोजगार होगा, तभी तो आने वाली पीढ़ी जो है उसका फायदा उठाकर अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बना पाएगी। तो लोगों के बीच इससे ज्यादा मुद्दा जो है मुद्दा नहीं है एक्चुअली ये, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा है, बेकारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। तो आने वाले चुनाव में मुझे नहीं लगता ये कोई बात बहुत ज्यादा वो रहेगी। आजमी साहब, आज ही 2 दिन से लगातार अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये जो 4% मुस्लिम कोटा है उसको अब रद्द करने का वक्त आ गया है, हम लोग रद्द करेंगे, और इसको 4% जो है रिलीजियस टर्म्स में कर दिया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ST, ST, OBC में इनको बढ़ा देंगे।
ये अमित शाह जी का कहना है और कैंपेन चालू है, अमित शाह जी लगातार चालू कर दिया है। मगर यहां पर एक दूसरा गुट है कि मुस्लिम समाज के कुछ गुटों ने मिलकर मोदी जी और अमित शाह जी का समर्थन किया है, जैसे जज्बा ए हुबुल वतनी, इस यहीं पर मुंबई में शायद मीटिंग हुआ था, पूरे अहमदिया, शिया, सुन्नी सब कमिटीज मुस्लिम्स के एक साथ आए। मैं आपके सवाल समझ गया प्रदीप जी। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, बोले हम वतन को डेवलपमेंट दे रहे हैं, हम उनके साथ है। तो मुस्लिम क्या ये मुस्लिम समाज टोटल सपोर्ट मान सकते हैं हम लोग? सुनिए साहब, वो बिकाऊ चंद बिकाऊ लोग है ना। ये जो नाम आप बता रहे हैं, ऐसा नाम हमने कभी सुना भी नहीं है कि ऐसी कोई तंजीम भी इस देश में है। बिकाऊ लोग हैं, जमीर फरोश लोग हैं, हर समाज में होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इसी समाज, हर समाज में होते हैं। उन्हें समझ क्या, उन्हें पता ही नहीं कि उनका अगर ये लोग नाम जान जाएंगे तो पत्थर मारेंगे ऐसे लोगों को। कौन लोग हैं ये जो मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे बनकर और ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट ही करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर जितने भी समुदाय हैं उसमें सबसे पिछड़ा जो वो है वो मुस्लिम समाज है। उसकी मुस्लिम समाज की हालत ये है कि आज पहले जो एससी और एसटी समाज को सबसे पिछड़ा माना जाता था, आज उससे भी ज्यादा मुसलमान पिछड़ गए। आप देखिए 20 से अगर आप तालीम का पता लगाएंगे, मतलब एजुकेशन का पता लगाएंगे, मुस्लिम समाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुस्लिम समाज में एजुकेशन का जो फीसद है तकरीबन 16 से 20 साल के जो नौजवान होते हैं, मतलब 10th और 11th और 12th पढ़ने वाले, उनका परसेंटेज 50% से ऊपर जाता है। लेकिन जब आप वहीं देखेंगे कि उसके बाद मतलब ग्रेजुएशन के उसमें जो नौजवान शामिल होते हैं 20 से 24 साल की उम्र के जो लोग हैं, वही 50% से घट के वो 19% पे आ जाते हैं। क्या डेवलपमेंट किया है मोदी जी ने? अरे मोदी जी ने तो पूरे देश को डुबा दिया, मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट वो कहाँ से करते? और दूसरा क्या सवाल किया आपने? यही जज्बा ए हुबुल वतनी, जिसमें पशमंदा, शिया, सुन्नी, अहमदिया। हाँ, नहीं, रिजर्वेशन के बारे में आपने कहा कि बीजेपी ये बोल रही है 4% रिजर्वेशन जो है वो रिलीजियस बेस पे नहीं दिया जा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलमानों के उसमें जो 4% का रिजर्वेशन जो अलग अलग जगहों पे है, वो धर्म के नाम पे नहीं है, वो समाज के पूरे मुसलमानों के नहीं है, उसमें भी अगड़े और पिछड़े मुसलमान हैं। तो जो मुसलमान आर्थिक तौर पर पिछड़ गए हैं, जो मुसलमान जो है एजुकेशनली जो शिक्षा के उसमें पिछड़ गए हैं, उनके लिए 4% है। मुस्लिम समाज, पूरे मुस्लिम समाज के लिए वो 4% का रिजर्वेशन नहीं है, धर्म के नाम पे नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति के नाम पर, उनकी शिक्षा की स्थिति के नाम पर वो 4% का रिजर्वेशन है। और सामाजिक स्थिति, और उससे भी बड़ी बात सुन लीजिए साहब, एक और उससे भी बड़ी बात सुन लीजिए, उस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट की भी मान्यता हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस रिजर्वेशन को हमेशा, जब भी लोगों ने उसके खिलाफ कोई पीआईएल फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। तो ये सिर्फ दुश्मनी के नाम पर, मैं बता रहा हूं ना, उस जमीर फरोशों को ले लिया है उन्होंने साथ में, जो अपना ईमान बेचकर उनके साथ बैठ गए हैं। सर वो तो मंडल की लिस्ट में आते हैं, सर वो तो मंडल की लिस्ट में आते हैं, उसमें क्या है? वो तो जो ओबीसी मुस्लिम्स हैं, जैसे अपने अंसारी हो गए, कई जगह पे कुरैशी भी हो गए, कई जगह पे अलग अलग कास्ट के भी लोग हो गए, वो आते हैं उसमें। तो महाराष्ट्र में भी है, उसमें क्या है? मगर इस जज्बा वाले फंक्शन में वो अपने माहिम दरगाह के ट्रस्टी, हजी अली ट्रस्टीज, ऐसे लोग भी शामिल थे उस फंक्शन में। देखिए साहब, वो कोई भी शामिल हो, मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बुनियाद पर नहीं, इसने 10 सालों में इस देश में रहने वाले हर भारतीय को नुकसान पहुंचाया। हर भारतीयों को उन्होंने आर्थिक तौर पर पिछड़ा कर दिया, हर भारतीयों को उन्होंने शिक्षित तौर पर पिछड़ा कर दिया। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम के मामले में ये सरकार का फेलियर रहा और बाकी समाज को सरकार ने बहुत फायदा पहुंचा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने फायदा सिर्फ किसी को पहुंचाया है, तो वो अपने 2-4 दोस्तों में, उसमें एक खास दोस्त अडानी है। पूरे कोरोना में पूरे देश की आर्थिक स्थिति का भट्टा बैठ गया, और उस कोरोना काल में जब पूरा देश बंद था, अडानी का ग्रोथ रेट जो था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। तो ये कैसे हुआ? सरकार की मदद से हुआ। सारी चीजें, जमीन, जहाज, जंगल सब बेच दिया सरकार ने, सारी चीजें अडानी के पास गिरवी रख दी।
अभी धारावी का मुद्दा चल रहा है साहब, धारावी का हमारे मुद्दा चल रहा है, वहां हजारों लोगों को अपात्र करके बेघर किया है। अब मुझे बताइए कि ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर जो थे अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ियों से रहते हैं, यानी 50, 60, 70, 80 साल से वहां रहते हैं, उन्हें अपात्र कर दिया है। एक एक घर है लोगों का। अभी हमारी मुंबई कांग्रेस ने अभी 2 दिन पहले धरना दिया था, हमारी प्रेसिडेंट वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। तो ये किसे दे रहे हैं? वो जो वहां पे रहते हैं, धारावी में जो लोग रहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं, वो सभी धर्म के लोग हैं। तो गरीब आदमी का, जिसका 10x10 का भी नहीं, आप धारावी जाइए, 6x6 का झोपड़ा मिलेगा आपको। 6x6 का भी झोपड़ा जो सरकार एक गरीब आदमी से छीन रही है, वो आदमी मुस्लिम समाज और माइनॉरिटी का क्या उद्धार करेगी और क्या फायदा पहुंचाएगी? ये तमाम जो लोग हैं, जो आप जहां के बता रहे हैं कि वो लोग गए थे कोई माहिम के बगल में ही धारावी है ना, भेजिए ना उनको वहां धारावी में भेजिए। हमारी प्रेसिडेंट जो है वर्षाताई गायकवाड़ वही की एमएलए है, रोज लड़ाई लड़ रही है, भेजिए माहिम वालों को। क्या ये देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या उनका उद्धार कर दिया, क्या उनको तरक्की दे दी, 2 मिनट में पता चल जाएगा। ये जमीर फरोश लोग हैं, ऐसे लोगों की कोई मान्यता समाज में कभी न थी, न कभी होगी जी। But I don't understand this anyway. I don't know how Mr. Amit Shah plans to do this, because this is part of the schedule list and it has been recognized by Parliament of various Muslim communities which come under OBC and are entitled to reservation. But they are not given reservation as Muslims. They are given reservations because of their caste character and because they are backward. That's it. So I don't know how he's going to do it. चलते सर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। जी प्लीज बोलिए। देखिए अभी एक 10% का रिजर्वेशन जो है वो एक अगड़े समाज के भी कुछ लोगों को सरकार ने दिया था जी, वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक लीगल सेक्शन, उसमें तो सभी बड़ी कास्ट के लोग हैं, हाँ सभी आते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन जो दिया गया, रिजर्वेशन इस नाम पे था कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें वो कमजोर हो गए, पिछड़ गए, तो उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। ठीक बात है, मुस्लिम समाज को भी जितने भी लोगों को रिजर्वेशन जिस कैटेगरी में भी मिला है, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकारों को और उनके तमाम नेताओं को कि वो आए, जांच करें और जांच करके ये साबित कर दे कि ये रिजर्वेशन जो है धर्म के आधार पे हम खुद ही छोड़ देंगे। लेकिन धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है और ना हुआ है। ये आर्थिक और शिक्षित तौर पे पिछड़ जाने वालों का रिजर्वेशन है जो मुस्लिम समाज के लोगों को भी मिल रहा है। अब उसमें बहुत सारी जो शेख सैयद ऐसी बड़ी कास्ट के लोग हैं वो भी पिछड़ गए, वो भी गरीबी रेखा से नीचे आ गए, तो उन्हें भी उसमें उनकी आर्थिक स्थिति उसके नाम पर शामिल किया जाएगा, तो कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन देखिए ये सरकार को जो है वो सिर्फ ये कुछ लोगों को खुश करना है, कुछ को यहां से खरीदा, कुछ को यहां से खरीदा, हर काम ये ताकत और पैसे पे कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा अभी 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और फिर देखिए उसके बाद रिजल्ट क्या आने वाला है सर, चलते चलते ये तो बता दें। 3 तारीख को आप देखिए ऐसा है कि राजस्थान में जो है जी बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी जो राजस्थान की परंपरा रही है कि वो हर साल वो सरकार बदल देते हैं जी, इस बार जो है आश्चर्यजनक तौर से, जो आपने बाकी टीवी के सर्वे भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों के, तो अभी मजबूर हैं वो सारे सर्वे भी ये बताने के लिए कि डेफिनेटली सरकार बदल रही है। वो ये कह रहे हैं कि टफ फाइट है। टफ फाइट का मतलब ये कि परंपरा शायद टूट रही है, पिछले हर 5 साल में बदलने वाला राजस्थान दोबारा कांग्रेस सरकार को मौका दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भी पूरी मजबूती के साथ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने 5 साल अच्छे काम किए, गरीबों के देखरेख में अच्छा किया, बहुत सारी नीतियां जो उन्होंने लागू की उससे बहुत फायदा, बहुत लाभ उठाया लोगों ने। मध्य प्रदेश में तो पहले भी इनकी कब्जे की सरकार थी, स्नैचिंग है ना, चेन स्नैचिंग करते हैं ट्रेनों में इधर उधर लोग, तो स्नैचिंग करके बनाई हुई मध्य प्रदेश की सरकार थी जो भारतीय जनता पार्टी ने बना ली थी। वो छीन कर भी सरकार बनाकर भी वो लोगों को फायदा नहीं दे सके। ये बात वहां के लोगों को समझ में आई, वहां भी सरकार आ गई। और तेलंगाना, आश्चर्यजनक तौर से मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना में पिछले अगर 1 साल का पहले का सर्वे आप लेंगे तो 1 साल पहले तेलंगाना में आपको नजर आएगा कि बीआरएस की सरकार दोबारा आ रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत होगी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब तेलंगाना में पहुंचे, जोरदार स्वागत हुआ और तब ये बातें खुली कि बाहर से सारी
खुशनुमा और चमकदार चीजें लगाकर बीआरएस जो है वहां के गरीब आवाम को किस तरह से परेशान किए हुए रखे। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा लेकर तेलंगाना में घुस आना, अंदर आना और लोगों के लिए एक उम्मीद पैदा कर देना, उसका नतीजा आपको 3 दिसंबर को दिखेगा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती हुई आपको नजर आएगी। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। राइट, वील वेट फॉर द 3rd दिसंबर। 3 दिसंबर का हम सब लोगों को इंतजार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी रहेंगे हमारे साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट के दौरान। थैंक यू सो मच अरशद आदमी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। But the Congress seems to be very confident. But then, obviously, the Congress can't turn around and say, "Hey, we are losing." Nobody can say. Nobody will say that. You know, hey, Amit Shah says 4 out of 5 is sure. 4 out of 5 we are clean sweep. Now we don't know how BJP is going to function so well in Telangana. Or for that matter, in Rajasthan or If they do, it's a miracle. From 7%, if we're coming and defeating TRS, who's got around 49% votes or 41%. If that happens, then I can tell you, the BJP will come back with around 450 to 500 seats in the Lok Sabha in 2024. Yes. Might still happen. Actually, it might still happen. Whatever be the results on the 3rd of December. Let's ask Mr. Ali Daruwala. Daruwala Sahab, good evening. How are you, sir? Good evening. Namaskar. Jai Hind. Jai Maharashtra. Jai Hind, sir. Jai Hind. How are you? I see some young gentlemen in the studio today. The talk of the whole country today. Sir, everybody, hey, there was a rebellion all over the place that you have to get rid of that old man beard. Stop looking like Santa Claus. So, Bilkul. Pradeep sir, I think celebration has already started in the studio. yes, it's already started. That's right. We have been celebrating from really a week because you came after a week, Daruwala Sahab. You know, he's carried on Monday. When he came here, it was all not there. So, Daruwala Sahab. Yes, sir. Prediction time. Do you still stick to your old prediction that you are winning in at least 4 states and even in Mizoram that you might be forming the government? Yeah. No, Sanjeev sir, I'll make my record straight. I said South India, I'm giving our party 15 years to come in majority. And in the remaining 3 states, which happen to be the north side of the country, we are confident, but we are at the 51-49 or rather 50-50% chances. I will not speak loosely. We are trying, we are fighting, and we have had to fight with freebies, we had to fight with Banana Republic, and it is the people's mandate, and the people's mandate will be out. And I do not like to do loose talks, and let's wait and watch. Yes. Definitely our platform but freebies are very, very difficult to combat, sir. Freebies are very, very difficult. That's what I'm saying, Sanjeev sir, Pradeep sir. But I'll tell you what. Very apprehensive, yeah. But I'll tell you what, Ali Daruwala sir. First, before we go on to the political side of things, congratulations. Congratulations to everybody. I've been doing that now since yesterday. What an operation. What a beautiful operation carried out in the Uttarkashi tunnel. Everybody out so safely. The army sappers, those Australians, the NDRF team, and our rat mining guys. Oh God, look at the brilliant job that they did, those rat miners. And you know what, this is what I must tell all our viewers. मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो सारे के सारे जितने हैं ना, वो फिरोज, मंसूर, ये वो 41 workers. Sir, 41 workers, but I'm talking about the rat miners. उनको वो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफर किया कि भाई तो हम एक आदमी को 5 लाख रुपए देंगे। वो कहता सर अब हमें 5 पैसे नहीं चाहिए, ये देश का काम है। We will not take a single penny. Doesn't that make you proud? Doesn't that make you proud to be Indian? I mean, they said not a penny as a reward. That's it. Fantastic. My God, this is amazing. That's the spirit. That keeps the India moving, sir. That's why we are even back in the race after the COVID fiasco. I mean, this is fantastic. I mean, what happened over there is unbelievable. Look at the way everybody came together and everybody was saying कि यार 17 दिन हो गए हैं, मतलब इतनी देर क्यों लग रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. I mean, fantastic. So, of course, as far as those rat miners are concerned, now they're going to turn around and possibly ask कि यार अब तो बैन हटा दो, rat mining से अब तो बैन हटा दो. After all, they're the guys who finally saved all these 41 guys. But they were such experts. In fact, when they came in, Pradeep, day before yesterday, when they came in and they said, listen, we're going to get them out in 24 hours. Everybody thought that these are arrogant idiots. What are they doing? अभी तक
इतने दिन हो गए कोई बाहर नहीं निकाल पाया. कहता साहब आप पे छोड़िए ना. I mean, the leader of the pack, what's his name? I think Firoz Qureshi. That was his name. Firoz and Munna Qureshi, Rashid, Irshad, Naseem, Nasir, Vakil, Vakar, Hassan, and then Monu, Jatin, Devinder, and Saurabh and Ankur. These are the names of the guys who are those rat miners. And you know, I feel so proud. They refused to take a single penny. They said, we are not going to take any money at all. Which is amazing, absolutely amazing. Salute, sir. Salute to these people, sir. Absolutely amazing. But the only thing is, I hope there will be a, sorry Pradeep ji, No. I hope there will be a proper audit as to what happened. Why was that tunnel still allowed to go ahead in spite of having been red flagged by the National Green Tribunal and by the Supreme Court? In spite of that, why did we allow it, and why was there no escape tunnel? I mean, that is a standard issue. As you know, Ali Darwala Sahab, whenever you have a tunnel anywhere, even in the on the Mumbai-Pune highway, whenever there is a tunnel, there is an escape tunnel right next to it. So why was there no escape tunnel here? I mean, I am shocked. I hope there will be a serious inquiry. Ali Darwala Sahab. Bilkul, sir, this matter will be taken up, and no one else, like the Prime Minister himself, is watching. And very soon you will be seeing these people being felicitated, and heads will roll, and no one is going to be spared. As I told you on your show previously, and we have taken action. And on your platform, I assure you, evening myself, I will make a few phone calls, and I will have some results and some answers to give you, sir. Fantastic. Pradeep ji. You know, Darwala Sahab, Vice President Jagdish Dhankar Sahab, people say the Congress says a controversial comment. He says Mahatma Gandhi was a Mahapurush, but he belonged to the last century. He was a Mahapurush in the last century. The current century, Mr. Modi, Narendra Modi, our Prime Minister, is a Yug Purush. That's what the Vice President said. And then immediately the Congress and all the opposition are up in arms that this is a constitutional post, and how can he make such a comment, partisan, that Modi ji is a Yug Purush. But BJP and you people, leaders like you, have been flashing the report card. When you look at the performance, no other Prime Minister has achieved independent India what the feat that Narendra Modi has achieved. So do you justify the Yug Purush comment of the Vice President Jagdish Dhankar ji? Sir, we have to see the series of events on what occasion this statement was made by our Honorable Vice President of India. It was on the occasion of Srimad Rajendra Ji's Jayanti, who happens to be a Jain, who happens to be from the Marwari community. And on this occasion, where our Vice President was giving a speech, he said, in comparison to this day and age, if there was a Mahapurush who led to our independence through non-violence, through total peace, and not taking up weapons, at the same way the Honorable Prime Minister in the last 20 years has worked very silently, and he's got the expected results for the country and not for any individual or any party. This man has worked relentlessly, and I was watching your previous show where there was a minority who was accusing the minority members of the BJP left, right and center. Sir, this government has worked beyond caste, creed and any religion and any kind of appeasement. 20 years of steel-fisted administration is what Honorable Narendra Modi ji has done, sir. Right, and one other good news, by the way. The good news seems to be coming these days. And notwithstanding the fact that after the disappointment of the World Cup final, we've only got good news so far. So the market capitalization of Indian stocks for the first time today, I'm talking about today's market capitalization of Indian stocks in all Indian stock markets has hit $4 trillion. $4 trillion. India becomes the fourth country in the world to achieve this milestone behind the US, China and Japan. This is today's news. $4 trillion market capitalization of Indian stocks. Congratulations, sir. Which is amazing, absolutely amazing. So which means the Indian economy is looking at the market is on the right track, hopefully. Darwala sir. Sir, Sanjeev sir, Pradeep sir, I'm telling you. I'm Rajiv Bajaj, not Sanjeev sir. Sanjeev is my brother. No, okay, Rajiv sir, coming back to what we were discussing over here, there is no stopping, there is no looking back. This country is going to excel. Our target was 5 trillion economy,
if I do not mince with my words, we are going to surpass the target and we are going to be way ahead of before the 2024 election. And setting the record right over what has happened, the industry is booming, there is success, there is job opportunities, and industry is performing. Rather than accusing the 2 and 3, 4 houses, this people always opposition keeps doing on the channel. Sir, I would like to use your platform to put across the message. There are millions and millions of investors whose livelihood is there on the mutual funds. You cannot just expose and speak loosely about a company that is doing so well, who has got us so much and so much of fortune by the right way. If you have any iota of doubt or any evidence in your thing, you should come out with evidence and accuse the 3 and 4 families they keep attacking time and again. I would like to add to this that these are the families who are being a catalyst in taking the economy where it is today, sir. You know, Darwala Sahab, Mallikarjun Kharge today launched his book about his 50 years career in politics, his political life. And the Congress boasts that Mallikarjun Kharge rose from a bloc president to becoming the national president. It says unprecedented in Indian political democracy, that this is the greatest achievement. And Yes, the Congress went on to say that Prime Minister Modi, the way from the PMO, they say the Prime Minister's office is de facto super cabinet. It is bigger than the cabinet. That is what the Congress says. They said the Prime Minister's office plans, directs, monitors all major policies, and the cabinet, the entire cabinet is just a rubber stamp. The cabinet is a rubber stamp. That is what the cabinet and the cabinet ministers are rubber stamp endorsing the PMO's policies. So indirectly they are calling Prime Minister Modi and his office total a one-man dictator. One-man dictator. Darwala Sahab. Sir, to begin with, Mallikarjun Kharge ji, I highly and truly appreciate this gentleman, a person who's rose to this rank and heights. What he is today is remarkable. The basin where he comes from happens to be very close from Pune, and I know a lot of people. He is really respected. He is really adhered by the people over there, and I hope and pray to God that he gets a long and a healthy life. But I would like to make one thing very clear on this show today. A day will come in India, a day will be celebrated in Karnataka, in Gulbarga where he comes from, the Mallikarjun Kharge Divas. This man has really worked and toiled for the people of his constituency, and he deserves to be where he is today. We take him as an inspiration, and I really adore and I salute Mallikarjun Kharge ji. But coming to what he said, I always been saying on your show, our Prime Minister is a tight-fisted Prime Minister. There are no loose ends over here. We have had 9 years of breaking free news. Breaking news. We were used to, like, strips running on the TV. This scam, that scam, every possible scam. Khane mein scam, peene mein scam. It is this watchful eyes of our Prime Minister. This country is a scam-free country today. And if he has a system of monitoring what the ministers and the cabinet is doing, it is definitely remarkable and it is appreciated, sir. There is nothing wrong in keeping a tab on the ministers, the junior ministers, what they are doing. If a file has to go through a red tape, it is a welcome thing. The end result is a scam-free country, and what we appreciated on your channel right now is we have surpassed all the shares, and we have reached a benchmark, and we are collapsing all the previous benchmarks of the Congress regime, sir. Devendra Fadnavis ji made a very good statement just 2 days back. He said, let me tell you all one thing, in entire Maharashtra, political parties have been trying to defame Modi Sahab and the state government. Let me tell you one thing, that nobody can change alter the basic structure of the constitution. That was Devendra Fadnavis said, you can't alter the basic structure of the constitution, talks about making India a Hindutva country and all these things. And second thing he says, people, Sanjay Raut, Uddhav Thackeray ji, Rahul Gandhi ji, you always been talking about change in the constitution, संविधान बदलने वाले, हिंदुत्व करने वाले, और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करेंगे. मुंबई को महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जी से कोई भी नहीं कर सकता. यूजिंग अ स्लैंग लैंग्वेज से कोई माइखलाल ये कर नहीं सकता. मुंबई को महाराष्ट्र से अलग. He says when the election comes, Rahul Gandhi ji, Uddhav Thackeray ji, Sanjay Raut and the entire Indie alliance
goes on telling that संविधान बदलने वाले हैं और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने वाले हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा. That was Fadnavis saying. How do you see, what was the need for him to come across and say very bluntly these things, sir? Sir, in Maharashtra, we need to understand that there is a narrative, there is a toolkit, and there is an agenda that is always run when the time of election comes. Bombay is going to be separated, it is going to be part of Gujarat, and the parts of the Belgaum and the Karnataka side where the Seema Rashtra problem is going on, they rake up these issues. बैठ के रह के Maratha reservation issue, Bombay issue, ये Karnataka border issue, these are the favorite toolkits of the opposition. Like India, you said, it is the favorite toolkit. And it was always kept alive by these people. It has not been sorted out. But now, for the first time, the Maratha reservation, which is gone in the Honorable Court, is going to be resolved very soon. Where Devendra Fadnavis is the architect, and all the credit in due course of time goes only to Eknath Shinde sir, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar sir. We are going to see the light of the reservation very soon, where there will be a very amicable solution to this. And as far as Bombay is concerned, Bombay is a life, it is the heart of Maharashtra, it is the capital of Maharashtra, and this is just to divert the attention of what scams are being unearthed in the Bombay Municipal Corporation. And very soon you will see that the three-engine sarkar, the तीन-engine sarkar, जो क्षमता से काम कर रही है, all these false narratives will be exposed, and these people will be booked and brought to judgment. Darwala Sahab, I don't want to continue with the reservation issue because we've talked about it so many times earlier. I know, sir. You know, we have a situation here where every other caste, they feel threatened, so everybody's out in the street and so on and so forth, and there is some violence also happening and all that. I hope all that simmers down. But you know, this morning, or was it yesterday? I'm not sure. Mr. Amit Shah made a speech in West Bengal where he said that the Citizenship Amendment Act is now the law of India and nobody can stop it. That's what he said. And he said it's coming and it shall soon be ratified and it will be part of the Gazette. That's what he said. Also, the Uniform Civil Code is also coming. So, Darwala Sahab, what will be the effect of that on the Indian polity in general, sir? CAA, NRC, NPR, these things are to come. These bills are not put in the parliament for, they say like, you know, slang as you said, time pass ke liye. We have worked man hours, we have toiled, and we have gone to the depth and details of getting these bills finalized, and it will come. And the unauthorized people who have flocked into this country through the Bangladesh and through the West Bengal route will be booked and they will all be sent back. I am not missing my words. CAA, NRC and NPR is there to stay and to come, and we are going to very strictly implement. And coming back on Uniform Civil Code is the need of the hour. It is one nation, one law that has to be there. You cannot have so many personal laws and Parsi law, and this is really stupid, and it is going to come. Uniform Civil Code is the need of the hour. This country needs to fall in place. Things need to be streamlined. Everything has to come, and this is only BJP who can do this, and we do not bother of whether we come back to power, we do not come back to power, but when we leave, if at all the Janata Janardan wants us to go, we will leave a fruitful, strong country to our predecessors if we ever have to go. But not mincing my words, people are not fools. They are seeing the hard work by the Modi government, Amit Shah, who is working day and night. And let me tell you, sir, Janata Janardan iska qadar karengi aur Janadesh hamare haq mein dengi. You know, Darwala Sahab, Rahul Gandhi has been recently talking about the victimization, how he's suffering because of Prime Minister Modi and the entire enforcement agencies that have been unleashed on Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. He says, मुझ पर 24 केस है. Rahul Gandhi says 24 केस है, मगर मैं डरता नहीं हूँ. ये 24 केस को मैं अपने सीने पे I'm decorating it on my chest and walking and showing it as my medals. Rahul Gandhi says ये 24 केस 24 medal है which I'm displaying out on my chest. I am not afraid. Prime Minister Modi is afraid of me. BJP is afraid of me. That's why they are unleashing the central agencies. बोले इतने घंटों का continuous investigation, enforcement directorate हो गए और cases launch किया, घर से बेघर किया. It only shows one thing: they are targeting Rahul Gandhi because they are scared of Rahul Gandhi.
Are you scared, sir? I've been asking you a couple of times. Are you scared? Is the BJP scared of Rahul Gandhi? Pradeep sir, Rahul Gandhi is a blessing in disguise to my party. As I've always told on your show, the more he mutters and the more he utters is the only blessing in disguise. Like what he said, this Panoti ka, that stupid remark that he made, has been a blessing, and we are going to come with lot of vengeance, and with his blessings we are going to come with the mandate, sir. What Rahul Gandhi ji say, it is shameful to say he's got 22, 24 cases. Likewise, my Prime Minister, when he was not the Prime Minister of the country, he was the Chief Minister, they grilled him, they took him and they questioned him. Why was the case still lagging behind him? When you were in power, what did you do? Did you do the same thing? No. There were cases that were fought and there were acquittals done in this. If you are clean, why you need to worry? Let be 24 or 124 cases. If you are clean, you will come like a whitewash. But if you are not, you will be punished. We are not scared. The agencies are doing their job. If you are really so innocent, why don't you approach the higher courts and get stay orders? It's so simple, sir. So I would say that this is really a childish statement to make on a responsible channel like yours. If there are cases, face it, and if there is nothing, you don't have to worry. So there's one particular thing which worries me a little bit. I don't know whether you would like to comment on this. I don't even know whether you are aware of this. It's a very, it's an issue which is close to my heart. There's a boy called Omar Khalid from JNU. He has been in jail now for, I'll tell you, 1,162 days. And somehow or the other, each time the Supreme Court gives a date for hearing, it gets postponed for some reason or the other. For the last 4 months, he has had about 3 postponements or 4 adjournments. He at least deserves to be heard. I mean, irrespective of whatever be the judgment that will be passed, every citizen of India deserves to be heard. If he's guilty, fine. And if he's not, he's not. But at least they should hear him. Darwala sir. Yeah. He's a young man. Sir, he's a young man, maybe misguided young man, but he deserves to be heard. That's all I'm saying. No, you're right. Every citizen has a right to be heard, even if it's a Mocha or a Tada case. At a specific time, they will be heard. They will be brought to the courtroom. Sir, even Kasab was heard. Sir, even Kasab was given a hearing. Exactly. I totally agree with you, sir. If I'm not aware of this, but I will definitely check with the authorities from the Supreme Court as to why this is taking so long. What are the cases pending? I was definitely not aware of this issue. Bajaj sir, please give me some time. I will definitely get back to you. Yeah, because last time there was an issue with the bench, and then they said it will be on November 22nd, and on November 22nd, one of the judges on the bench was part of a special bench, so again it's been postponed. Whatever. I mean, he has a family, he has young people, and these are all young people. Like for example, this is the same group, you know, Kanhaiya Kumar, Shaila Rashid, Omar Khalid. Today, as you notice, Shaila Rashid has become one of the biggest supporters of Mr. Modi. She's in Srinagar. At one time, she used to really run down Mr. Modi and the BJP and everybody else. And today she says, Mr. Modi is a boon for Jammu and Kashmir. He's done wonders in Jammu. Look at the law and order situation. People are going about their business. The largest number of tourists ever. आज तक इतने पर्यटक पूरे हिस्ट्री में नहीं गए साहब जम्मू एंड कश्मीर की. जम्मू एंड कश्मीर के मतलब पूरे देश के इतिहास में आज तक नहीं गए इतने लोग जितने इस साल गए और अभी साल पूरा नहीं हुआ 1 महीना और बचा है. दारूवाला साहब. So people like Shaila Rashid have turned around and they are supporting Mr. Modi. So all I am saying is everybody needs to be heard, sir. Darawala sir. Yeah, Omar Khalid's voice is heard. It's reached you, and through you it has reached me, and definitely. But coming back to this JNU and the thought process that comes from there, it is really painful. Where a slogan is made in support of the Hamas, slogan is passed क्या ये संविधान खतरे में है. यहाँ पर ये JNU से एक ऐसी आवाज बुलंद आती है क्या मोदी तेरे टुकड़े हजार. It's really painful as to what is that campus, what is happening. We need to get to the depth of it. Why such things are happening people, and sir. why? So they are young Yeah. people. It's okay. Yeah. We've done the same thing. I have done the same thing with regard to Mrs. Gandhi.
when I was in college. So I know what it feels like. Yeah, But thank God I did not suffer the fate of Omar Khalid. Let me tell you very frankly, otherwise I wouldn't be sitting in front of you, I would be rotting in the Tihar jail. Let me tell you very Well, I frankly. think Omar Khalid doesn't have a constituency of his own. No, Now, he doesn't. Sheila Rashid is with Prime Minister Modi now, and Kanhaiya Kumar has joined the Congress. He's a Congress leader. He's now in the Congress. Yes, so they've itched out a place for themselves, and I think Omar Khalid is left alone. So he's in the jail. And I wanted to ask you, Darwala Sahab, Uddhav Thackeray ji has called this triple engine Sarkar, especially CM Eknath Shinde. He described him in a very derogatory language. Said nalaik tarike se sarkar chalana. And then there was an aftermath of that. Then you have this Datta Dalvi and many other senior leaders of the Uddhav Sena talking about nalaik and going to the extent of abusing the chief minister. I mean, it went on, Eknath Shinde ji. And then we saw the retaliation where Datta Dalvi was arrested. And now Uddhav Sena is complaining about freedom of speech. This Sarkar is not tolerating freedom of speech. This is nothing derogatory in nalaik, telling nalaik. That is what Sanjay Raut says. Now, how do you see? And then Datta Dalvi's vehicle was attacked today evening around 5 o'clock by who were known, but probably it could be some loyalist of Eknath. Now, how do you see this entire development? Just prakar se chain ho raha hai. Derogatory language, defamatory language, CM in question. How do you see Darwala Sahab? So, Uddhav Thackeray ji cannot hide his sentiments. His vengeance, his venom is coming out. But when you're addressing a chair, you need to have a certain decorum and some respect. It is not a personal person he's addressing to. It is the chair of the Maharashtra, and it is the most highest respected chair. You really need to be careful of the way you talk. You're not the chief minister anymore. You're a man with 2 and 3 people behind you. But all due respect to you, I don't think this is the language you should use against the chief minister. And Sir, nalaik so much. Yeah, no, this is a derogatory statement, sir. It's not used. Maybe Mr. Uddhav Thackeray needs to be reminded of the fact that he had Mr. Narayan Rane arrested for using that kind of language against him when he was chief minister. Correct, sir, but with all due respect and yes, Pradeep ji, thank you for reminding us. And he had Kangana Ranaut's house demolished. Office house demolished. Yeah, it's all done. It's all past. Kangana Ranaut has moved on. She's emerged as a very favorite person in the country. Her views are really respected. Yes. The Even though our films are not. Even though all our films are flopping. No, but sir, forget the films and all that, sir. But as a person, her views, the inspiration she's giving to the youth is really remarkable. No, but Uddhav Thackeray, she's amazing. On that, there is no doubt at all. The kind of struggle she's had, the way she has emerged, it's been magnificent. Let's be very clear. 110%. Oh yes. Yeah, you may not be a successful TV star, but you will be a successful human being. You are very successful in your thought, and she is passionate about the country. And she's got courage. See her weeping. Yeah, she has has got courage for a woman. Yeah, for a woman, and the way she's emerged is all. That's condescending. To her, sir. Ali Darwala Sahab, wait a minute. That's condescending. Yes. That's a sexist remark. What do you mean by for a woman? What is that supposed to mean? So, for no, not at all that way. Came out. Finally, it came out. We are all MCPs here inside, right? Just kidding, sir. Just kidding. Just pulling your leg. That was all due respect. How is the triple? Applause to her. Yes. Nothing going right in the triple engine. The first time that there's cracks in the triple engine, where Vikhya Patil ji tells Mr. Bhujbal that if you want to talk in such a language, when you are a part of the government, you should resign from your cabinet minister post and then pass on your comments. Because being within the cabinet, being part of the triple engine Sarkar, you can't do it. Then you had, Bachchu Kadu, though not a part of the cabinet, he says the Maratha Kunbi issue is there. Kunbis are Marathas. You like it or don't like it, they are part of Marathas, and what is happening, Nondhanikaran ho raha hai, 32 lakhs ho raha hai, 60 lakh tak jayenge, that will happen. No, you can't challenge it, nobody can say no to it. Why is Bhujbal making such a noise about this Kunbi Marathas, Maratha Kunbi? Now, what's happening? This is the first time, ministers within, the BJP ministers like Vikhya Patil ji coming out against Bhujbal ji. How do you see that, Darwala Sahab? Is the triple engine in for trouble or something? You think everything is okay within the triple engine? Pradeep sir, am I audible, sir? Yeah, I can hear. We can hear you.
Yeah. Okay. Answering on the any cracks in the triple engine Sarkar is a total no. It is a total misleading information. Yeah, I agree. What Radhakrishna Vikhe Patil sir, who happens to be our revenue minister in Maharashtra, may have passed a statement on on Chhagan Bhujbal ji, but I'd like to correct it over here. Chhagan Bhujbal ji is a neta of the OBC Maratha in Maharashtra. He is a very tall leader and he does not mince with his words. He is the representation of the OBC in Marathas, then he is a minister and then he is part of the party. He has not minced his words and he cares to hoot about his minister post. And he is very vocal of what he means to say, and really he is respected across the party ranks and file for his stand on the reservations for the Dhangar Samaj. He is a very tall leader. He doesn't care for his post. Yeah, Vikhe Patil sir must have said that when you are in a government, you cannot take a stand for a particular issue. You have to be with the government. But Chhagan Bhujbal ji is above all this. I really salute him and I respect him. And he has the mass following and he is a tall leader, sir. You know, just a few days back, there was a meeting in Mumbai of the Muslim community that included the Shia, Sunnis, Ahmadiyyas and the Pashmanda Muslims. And they all came under one banner, Jazba-e-Hubul Watani, Jazba-e-Hubul Watani, where they have declared, you know, unconditional support to Prime Minister Modi. They said he is doing great things for this nation, and it is best on our interest that we all get together and support Prime Minister Modi. They talked about development plans that he has done and his wish and will to see that development India succeeds economically, as well as the plans that he has for the poor, the downtrodden. That is what the committee said. Now, does this, the Congress, you heard this Congress spokesperson, he says these people are handpicked, you know, what do you call, people who Bikau. do anything for Bikau log hai. So how do you react, sir? Darwala sir. Sir, I totally take it with a pinch of salt. These people who have come in support of the Honorable Prime Minister, maybe a handful of people today, but this is the Kranti which has come in the Muslim But they are not in a handful It of may people, be sir. 3, 4 or 5% today. Ji. But I'm telling you, it is set to increase and it's going to go to a larger number. ये तो सिर्फ शुरुआत है. 9 साल बेमिसाल ये जो है मैं आपको बोलता हूँ on your show that this is the beginning of the bigger, larger pictures to come. It is this small number of Muslims like me. We are not handpicked. We are here out of choice. We really appreciate and respect Honorable Prime Minister's work, the BJP, the style of functioning, and its non-appeasement policies over here. This man has only two, as I have said, there are only two sects of people. One is the have and the have not. And he says, my government is for the have not and I will work for them. While rolling out policies and welfare schemes, it is not pinpointed at any religion or any caste or creed. When a policy is rolled out, it is for each and every citizen of this country. And Muslims have seen it. It has taken time. It is 60 years of brainwashing against 9 years of hard work and toil. But the day is not far. The 20% of the Muslim population in this country have realized they are the safest in this country. The market, their properties, their women, their money, their houses are safe over here. And to keep this same sentiments and to keep their property and family safe, they need to have a proper government, and that is only and only with BJP. On your platform, if you allow me, sir, being a Muslim, I appeal to each and every Muslim like me. They may be 5% or 10%. If we want peace in our country, we should and only should vote for BJP. You know, Darwala Sahab, Vijay Videtivar, the Congress leader, says Maharashtra is in really trouble because of not only Dushkal but Aukal also. The unseasonal rains that have come has destroyed the crops. He says the worst affected Marathwada and Vidarbha. He says grapes are destroyed, orange fields are destroyed, orange entire plantations are destroyed, and Sarkar Panchnama bhi nahi kar raha hai. The whole thing is taking such a lot of time. He says false promises, pehle bola 50,000 rupees will be given to each farmer. That has not been done. Then the government, state government said 2,500 crores is coming from the center that will be distributed to the poor. Nothing of that has happened. Vijay Videtivar is taking strict objection that the state has failed to protect the interest of farmers in Dushkal and now in Aukal. How do you see that, sir? Pradeep sir, I take this opportunity as a support, as a what do you call,
a carrot for us to work. It is just yesterday that there was a very, very heavy rainfall in Nagpur. The rain has just stopped. The government machinery will be on the field. As you know, the scheme rolled out in Maharashtra, ₹1 pe peak Bima. That scheme is there. We discussed on your show last time. Yes. That all will be covered. Farmers will be compensated. There has been a catastrophe and it will be bought on record, and all the Gram Panchayat, Jitna bhi Sarpanch and all, they will go on the field, and wherever there has been rampage, things will be brought to light and farmers will get their. But the only problem over here is, Mr. Darwal, I am sure, but you can't really answer this question. I just want to put it on the record over here. There's a problem about money. The state government does not have the money right now. I hope the centre gives it, because some of our GST money has still not come from to Maharashtra, right? It's still lying over there. As soon as it comes, then of course there will be no problem. But right now, there seems to be a paucity of funds, which is the reason why people are not getting peak Bima as of now. I hope that situation is corrected very, very soon. I think after the election results, after 3rd of December, around the 1st or 2nd week of December, I think whatever is pending in GST will be given to the state. I hope it happens very quickly. Right? Darwal Sahab, great pleasure as always talking to you. All the very best. And all the very best for the 3rd of December. I hope you'll be with us on that day. Win or lose, we'll have a great conversation. Thank you very much, sir. Yes, sir. Thank you, Bajaj sir. Thank you, Pradeep sir. Thank you Jai very Hind, Jai Maharashtra, Vande Mataram. Vande Mataram. Jai Hind, sir. Jai Hind, Jai Hind. Thank you so much, sir. Great pleasure as always. He's always bustling with energy. Oh yes, absolutely. He's like a dynamite. Absolutely, absolutely. And yeah, but the only thing is that as far as the money is concerned, there's a bit of a problem with money. One of the reasons why, you're absolutely right, one of the reasons why the state government is not really conducting a survey is because after the survey, you'll have to pay immediately. Oh, paise kahan se aayenge sir? वो पैसे हैं नहीं अभी. Problem ये है. From whatever I've heard, I hope I am wrong. I hope I'm wrong. Right, and at the moment with us from the Vanchit Bahujan Aghadi, we have Mr. Buddha Bhushan Shinde. Shinde साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार सर, नमस्कार शिंदे साहब. अरे क्या बात है, जबरदस्त लग रहे हैं साहब. क्या बात है, देखो वंडरफुल लगता है, बिल्कुल सीधा वो क्या है, वो सलून से आ रहे हैं, लग रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास मसाज. रेसलिंग अखाड़े से आए या अखाड़े से आ रहे हैं, दोनों में से एक चीज. लेकिन बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त. अरे सर ये बताएं, अभी नागपुर की घटना हुई है कल कि वो 2 बच्चे जो थे वो किसी मंदिर में गए, दलित लड़के थे, उनको मार के उनकी हत्या कर दी गई. उसके अलावा जालना में एक और दलित के साथ क्या हुआ, वो अपने दोस्त के साथ गया था, किसी सवर्ण जाति के लोग थे को उनकी शादी में नाचने को गया था, उसको पकड़ के पीट पाट के वो बेचारा वो मर गया वहाँ पे. ये क्या हो रहा है सर, ये शिंदे साहब, ये मतलब महाराष्ट्र में एक बार फिर ये शुरू हो गया है. अभी तक तो खत्म था, मतलब ये दोबारा कैसे शुरू हो गया, ये जरा बताएं प्लीज शिंदे साहब. सर कभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिलसिला चालू है. इसीलिए हमें इस इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आना है, और ये सब घटना से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें सत्ता में आना है. जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो इस दिन सब ये चीजें बदलेगी सर. जी सर, किसी ने कोई एक्शन नहीं दिया है, हम आपके साथ है, बट साथ में कोई नहीं है. अगर ये के लिए हमें सरकार आना है, बाला साहब अम्बेडकर जी के हाथ उनके करने हैं सर. दुरुस्त बात है. और शिंदे साहब, बड़ी ताज्जुब की बात यह है, मेरे लिए बड़ी हैरानगी और की बात यह है कि मीडिया भी कवर नहीं कर रहा है इसको. ये क्या हुआ है शिंदे साहब? आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम. जी बताएं सर, प्लीज गो अहेड. सर मीडिया मतलब आप जैसे सर जो बात करी है, नहीं तो आज की जो मीडिया है पूरी आरएसएस की है मीडिया सर. सीधा बोलता है कि आप बीजेपी के फेवर में न्यूज बताओ, क्योंकि फिलहाल तो गवर्नमेंट बीजेपी खुश होती तो आप ये कर बैठते थी, वो राज्यसभा हो लोकसभा हो. नेटवर्क फुल है.
हाँ तब I think we have a problem with the network. हाँ I hope we are able to solve it because I Yes. can't hear because it is very unclear. जो उन्होंने ये कहा, जो अभी तक मुझे समझ आया, शिंदे साहब ने जो कहा है हमारे दर्शकों के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक वंचित बहुजन अघाड़ी जो है, जब तक वो नहीं आएगी सत्ता में महाराष्ट्र में और पूरे देश में, तब तक इसी तरीके से दलितों का, वंचित समाज का, बहुजन समाज का इसी प्रकार शोषण होता रहेगा। और तो और छोड़िए, आज तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ। जी शिंदे साहब बोलिए प्लीज। सर, इसीलिए हमें सत्ता में आना जरूरी है। सत्ता के जो कड़ियां है वो हमें मजबूत, अगर हम आएंगे तो हमारे हाथ में सर आएंगे। और ये अन्याय अगर इसको रोकना है तो हमें लोगों की सोच बदलनी है। तो ये सोच बदलने का सरकार रहता है, और सरकार अच्छे तरह से काम नहीं कर रही है। सरकार भी हमारे वोटों के लिए, एक ऊंची जाति के लिए और नीची जाति में झगड़ा लगाने का काम करती है सर। तो कैसे सत्ते में आएंगे शिंदे साहब? शिंदे साहब, बिकॉज आज जिस प्रकार से मनोज जरंगे पाटिल, भुजबल साहब का जो झगड़ा चालू है, अंबेडकर साहब ने बात भी, तो ये जिस प्रकार समाज में चालू है, ये जरंगे पाटिल जी तो हर जिला, उनका जो आंदोलन इस प्रकार से चालू है, हावी भी है, एग्रेसिव भी है, हर प्रकार से प्लान्ड आंदोलन चल रहा है। और करीबन आज के 32 लाख के आसपास द्वंद्वीकरण हो गया है कुणबी मराठाओं का। भुजबल साहब ने उसका भी ऑब्जेक्शन उठाया जिस प्रकार। तो आप कैसे देखते हो, कैसे ये जो झगड़ा चल रहा है, कैसे सॉल्यूशन है इसका शिंदे साहब? सर, हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका यही है कि मराठों का आरक्षण उनको मिलना चाहिए, उनको उनका अलग से उनका हक मिलना चाहिए सर। और उनकी इस हक की लड़ाई में हम जरंगे पाटिल के साथ हैं, हम मराठा समुदाय के साथ हैं। और ये अलग से देना चाहिए सर उनको ओबीसी में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। अगर सरकार की खुद देने की नियत है, अगर सरकार की देने की नियत है तो मराठों का आरक्षण जरूर मिलेगा। अगर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बालासाहेब अंबेडकर, उन्होंने क्लियरली बोला है हमारे पास फॉर्मूला है, जिस तरह से उनको रिजर्वेशन देना है उसका फॉर्मूला हमारे पास है, और कैसा देना है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो मराठा समाज को 100% रिजर्वेशन देंगे सर, और उनको जरूरत है और देने की। जैसे आप देख सकते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 कलम जो लिखा था, उसमें पहले ओबीसी के लिए आरक्षण लिखा है सर। तो उनको जरूरत है और उनको लीगली मिलना भी चाहिए। बट महाराष्ट्र के स्टेट के लोग ही जो सरकार में बैठे हैं, वही उनके रिजर्वेशन के बीच में टांग अड़ा रहे हैं। दुरुस्त बात। तो आज विखे पाटिल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने भुजबल साहब को बोला इस्तीफा देके, फिर जो आप आलोचना कर रहे हो मनोज जरंगे पाटिल जी का, तो कीजिए। कैबिनेट के अंदर सरकार में रहकर ये आप रॉन्ग मैसेज पूरे महाराष्ट्र को दे रहे हो। विखे पाटिल जी ने कहा, बच्चू कडू जी ने कहा कि कुणबी मराठा है, मराठा कुणबी है, और इसको भुजबल साहब के कहने से अलग नहीं कर सकता। जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो सही है, और अभी 32 लाख का 60 लाख तक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, जैसे बच्चू कडू जी का कहना है। तो आप ये सब विवाद को कैसे देखते हैं? मराठा जो भुजबल साहब ने कहा कि पूरे मराठा को इसमें शामिल कर रहा है, या कुणबी अलग है, मराठा अलग है, आपका स्टडी कैसा है शिंदे साहब? सर, मेरा इस पे कहना है, विखे पाटिल हो या फिर और भी नेता है, वो मराठा समाज के नेता है सर। अगर हम हमारा जो असेंबली है महाराष्ट्र का, अगर हम उसे देखें, ओके, उसमें ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 50% एंड अबव, उसमें ज्यादा से ज्यादा मराठा आमदार है सर, बैठते हैं, बराबर है। अगर उन सब ने एक साथ आवाज उठाते हैं तो उनका आरक्षण का जो रिजर्वेशन का मामला है वो 1 महीने में, 1 साल में ही सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आप स्टेटमेंट देते हो, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते हो। अगर ये सब लोग एक हो जाते हैं तो फिर इनका रिजर्वेशन रेडी है। अगर इनको रिजर्वेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में, इन लोग सब उसको ये टिका नहीं पाए सर। क्यों नहीं? क्योंकि इन लोग में एकता नहीं है सर। कोकण के लास्ट टाइम नारायण राणे बोलते हैं कि हम कुणबी में नहीं है, हम 96 कुली मराठा है। इसमें सर गरीब मराठों का तो नुकसान हो रहा है ना सर। ये नेताओं को, उनको जात का अभी भी अभिमान है सर। उनको आगे बढ़ के हमारे गरीब भाई बहन हैं,
हमारे समाज के गरीब लोग हैं उनको आगे लेके जाना है, उनको एजुकेशन में हेल्प होनी चाहिए, ये इनकी सोच है ही नहीं। उनको खुद की खुर्ची बचानी है सर। सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम देखते हो तो महाराष्ट्र के मराठों के पास ही है। सब मराठा लीडर अगर एक हो जाते हैं और सब लोग असेंबली में आवाज उठाते हैं महाराष्ट्र के, सर उनको रिजर्वेशन मिलना ही है। सिर्फ तुम स्टेटमेंट मत दो, आप प्रैक्टिकली काम करो, आप गवर्नमेंट में हो। यहां पर एक चीज तो है शिंदे साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने अभी बोली। जब हर कोई ये कहता है कि हम मराठा आरक्षण देना चाहते हैं तो देते क्यों नहीं हो भाई? बस एग्जैक्टली सर, वही बात है ना। वही कहना चाहते हैं, आपको तो देना ही है तो दे दो ना। इवन आज की जो सरकार है उनका ही केंद्र में सरकार है जी। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स पहले स्टेट के पास थे, अभी केंद्र के पास है, बराबर है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल के दे दीजिए उनको। प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, राष्ट्रपति आपके हैं, तो आप करवा दीजिए। आप सिर्फ यहाँ पे क्या चालू है, यहाँ पे कितने आमदार फोड़ने, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ पास जाते हो। बट आपको मराठाओं के आरक्षण के लिए बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से फुर्सत नहीं है। आप वो बात कर सकते हो बट उन्हें करनी नहीं है सर। और इसके खिलाफ भी किसी मराठा आमदार को बात नहीं करनी है, क्योंकि उनको उनकी आमदार की बचानी है सर। उनको फिर से नेक्स्ट टाइम एमएलए बनना है, इसलिए वो उनके सीनियर नेता के खिलाफ नहीं बात करते। लेकिन शिंदे साहब आप ये बताएं, मैं एक चीज से सहमत हूं कि जहां तक दलित शोषण का प्रश्न है वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे। जब आप सत्ता में आएंगे तभी शोषण खत्म होगा, उसके पहले नहीं होने वाला। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज है दलित एकता। वो दलित एकता कब होगी? या वंचित बहुजन आघाड़ी जो है आपकी, उसमें जो वंचित जनजातियां हैं, जो बहुजन समुदाय के लोग हैं, वो सब एक कब होंगे बताएं। सर मुझे इस सवाल का जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, दलित मतलब कौन है? पूरे महाराष्ट्र और इंडिया में दलित मतलब क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट है वही दलित है। बट दलितों में एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, ये सब दलित है सर। और 4 से 5 दिन पहले 25 नवंबर को शिवाजी पार्क में जो सभा हुई थी सर, उस सभा में लाखों लोग आए थे। वो सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं थे सर, वो हर एक वंचित घटक था, मराठा समाज भी था, एससी, एसटी, ओबीसी, सब लोग वहां पे आए थे बाला साहब के साथ। तो दलित लोग सब एक साथ है, आ गए हैं बाला साहब जी के नेतृत्व में, सब एक साथ आ गए हैं सर दलित। अभी हमें आप देख सकते हो कि उसके दूसरे दिन कांग्रेस के सबको मिलने भी आए हैं, बातचीत भी चालू है। मतलब पहले दलितों को एक दो जगह दी जाती थी, अभी हमें हमारा हक मिलेगा अगर हम बात भी करते हैं। मतलब महाराष्ट्र के जितने भी दलित हैं वो सब एक आ रहे हैं सर, पार्टी कितनी भी होने दो। बट अभी फिलहाल सब महाराष्ट्र के दलितों ने ठान लिया है हमारा नेता सिर्फ बाला साहब अम्बेडकर जी है और हमने उनको ही चुनना है। और आने वाले इलेक्शन में हाँ सब, इवन दलितों के अलावा जो अदर जो समाज है वो भी बाला साहब के पीछे है। आज आप महाराष्ट्र में देख सकते हो कि सब नेताओं के लिए गांव बंदी का आदेश दिया है मनोज जरांगे पाटिल के साथियों ने, मराठा साथियों ने। बट हर एक गांव में बाला साहब जी का बहुत बढ़िया स्वागत होता है, क्योंकि वो सारे जन को पता है कि अगर हमें महाराष्ट्र में न्याय दे सकते हैं तो वो है एक वन एंड ओनली बाला साहब अम्बेडकर। शिंदे साहब, राहुल गांधी जी ने जो बिहार का कास्ट सेंसस के बाद उन्होंने जो आंकड़ा निकाला था कि ओबीसी, एससी और एसटी मिलके 84% ऑफ द पॉपुलेशन है, 84% राहुल गांधी जी कह रहा था। तो अगर बाला साहब मेहनत कर रहे हैं, जो प्रकाश अंबेडकर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनका रिस्पेक्ट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मनोज जरांगे पाटिल भी उनका उतना ही इज्जत करते हैं, बोले बैरिस्टर साहब जो बोलते हैं हमको मंजूर है, जितने फडणवीस जी है, एकनाथ शिंदे जी, सबका। तो आप जो बोला एकजुट करना और राज हासिल करना बहुत आसान होगा, बिकॉज इवन नॉर्मल 84% पॉपुलेशन अगर है तो आपका आंकड़ा क्या बोलता है? राहुल गांधी का स्टैटिस्टिक्स बरोबर है शिंदे साहब जो बोलते कि 84% है?
यस सर, 85% या 84% वो आंकड़ा राइट है सर। बट क्या होता है कि हमें, अगर तुम समाज के साथ एक आते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें समाज के हिसाब से हम अलग है, बट तुम्हें धर्म के नाम पे फिर अलग किया जाता है। SC ST OBC, फिर उसमें आता है कि हिंदू धर्म, जी। फिर आता है संविधान मानने वाले, फिर आता है मनुस्मृति मानने वाले, तो फिर इसमें डिवाइड किया जाता है हमें। इसलिए सर वो 85% कभी एक नहीं हो पाए हैं। हमें धर्म की लड़ाई में हमेशा एक्टिव रखा है, बट हमें एजुकेशन की लड़ाई में कभी एक्टिव नहीं किया है। हमारे जॉब्स की लड़ाई में हमें कभी एक्टिव नहीं किया है। हमें धर्म बचाने के लिए एक्टिव किया है। हमारे बहुजन जो भी युवा है या युवती है, उनको धर्म बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये जो हिंदुत्व का लहर है, आपको लगता है फिर से वो जो आपका यूनिटी है उसको, जैसे आपने कहा कि अभी बाला साहब ने बहुत बड़ा एक जबरदस्त सभा लिया था जिसमें हर सेगमेंट के लोग आए थे जी। तो आपको लगता है ये यूनिटी सिर्फ ये हिंदुत्ववादी शक्तियां ही तोड़ सकते हैं? राम मंदिर हो गए, कृष्ण जन्मभूमि हो गए, ये सब आंदोलन जो चल रहा है वो इस सेगमेंट को विभाजित करेगा? आपको शिंदे साहब ऐसा लगता है? यस, मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हमें धर्म की नहीं, हमें भारत देश को संविधान की जरूरत है। अगर हमें देश में शांति अमन चाहिए तो हमें संविधानवादियों को एक होना है। अगर हमें जॉब्स चाहिए तो हमें संविधानवादियों को एक होना है। हमें हमारी प्रोग्रेस चाहिए तो हम संविधानवादियों को एक होना है, और तभी जाके हम लोग आगे जाके इस देश का अच्छा भविष्य तय कर सकते हैं। इसलिए हमें एक होना है सर। और इस बार कोई धर्म के नाम पे सत्ता पे नहीं आएगा। हम हमारे अधिकारों के लिए सत्ता में आएंगे, हम हमारे जॉब्स के लिए सत्ता में आएंगे, और हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए सत्ता में आएंगे सर। लेकिन ऐसा होगा क्या? ये तो बड़ी आदर्शवादी बात कर रहे हैं आप शिंदे साहब। नहीं सर, होगा ना, जरूर सवेरा होगा सर। मतलब इस रात की सुबह होगी? 100% होगा सर। सर, दलितों पे 5000 साल से अन्याय अत्याचार चल रहा था, पर बाबा साहब अम्बेडकर आए 1891 में 14 अप्रैल को आए सर, सवेरा हुआ। और भारत हमारे साथ, भारत देश को भी संविधान देने वाला जी हुआ सर। तो सवेरा आने वाला है और जरूर आएगा सर। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सब लोग भी इस विषय को उठाएंगे और उसके बारे में अच्छी तरह रिपोर्टिंग करेंगे और लोगों को समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं। प्रदीप जी। शिंदे साहब, मैं जानना चाहता हूं, जो मनोज जारंगे पाटिल जी का कहना सही है कि अभी तक 32 लाख के आसपास नोंदनी हो गए, वो भी एक महीने के अंदर। मनोज जारंगे पाटिल जी का कहना है कि ये 27 साल से ये जो है इशू कर सकते थे मगर किया नहीं है। ये वैलिड था, इन लोग का जायज था मांग कि सब आज अगर हो सकता था तो 27 साल पहले भी हो सकता था ये वर्ग का, जिस रफ्तार से इशू सर्टिफिकेट। तो क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ के इस समाज को पीछा रखने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश था? बिकॉज जब मनोज जारंगे पाटिल बोल रहे कि एक महीने में इतना निकल सकता है सर्टिफिकेट, तो ये सब काबिल थे और नहीं मिला, ये भी सही है, एक हकीकत है। शिंदे साहब, इसको कैसे देखते हो आप? सर, इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जिस ओबीसी के नेता मैदान में आए हैं, जब मंडल कमीशन आया था तब तो शायद से मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, बट जब मंडल कमीशन आया था ये सारे नेता कमंडल के साथ थे सर। अगर ये मंडल कमीशन के साथ रहते तो उनको तभी आरक्षण मिल जाता था, पर ये सब कमंडल के साथ थे। और जो भी आज भी बात कर रहे हैं हमें आरक्षण देना है, और यही सब मंडल आयोग के लिए सर विरोध में थे सर। इनको मंडल आयोग नहीं चाहिए था, ये सब अपोजिटर थे, तब ये सब लोग कमंडल के साथ थे। दुरुस्त बात। शिंदे साहब, एक चीज बाला साहब ने एक चीज भुजबल जी के बारे में बोला, जो सब लोग एक्चुअली चिंतित है कि इसके बारे में बोले कि आज छगन भुजबल जी अगर बाहर है वो बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी के वजह से है। तो इसमें थोड़ा आप हाईलाइट करोगे, क्या अंबेडकर साहब क्या बोलना चाहते, बाला साहब क्या बोलना चाहते थे? सर, बाला साहब जी का कहना इसमें यह है, उन्होंने जो बोला वो सही बोला है, क्योंकि जब इनकी बेल वो रिजेक्ट हो रही थी
तब बाला साहब जी का एक स्टेटमेंट आया था कि आप इस न्यायमूर्ति के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, हम उनके ऊपर भी सर एक्शन ले सकते हैं। ये किसी को पता नहीं थी और वो बहुत स्ट्रांगली बोले थे वो। तब जाके यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे भी सर बहुत बिगाड़ के रखा है। वो हर फैसला अपने फेवर में करना चाहते हैं। जो उनके अपोजिट बात करता है उनको ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा देती है, उनको अटका देती है। बट उनके खिलाफ भी हम बात कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बात बाला साहब अम्बेडकर ने जी बोली थी और उसी के बुनियाद पर उनको बेल मिली थी। जी, तो अभी आगे क्या सर, ये तो बताएं, अब आगे प्लान क्या है, योजना क्या है, ये बताएं। स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है? महाविकास आघाड़ी से वो बड़े नेताओं के लेवल पे बात चालू है। बात अगर अच्छी होती है, हमें एक दो जगह चाहिए सर, हमारे हिस्से की जगह चाहिए, हमें इस बार हिस्सा चाहिए सर। आप पहले जो देते थे रिपब्लिकन में कि हाँ आप एक दो ले लो, विधान परिषद ले लो, सर हमें इस बार हम हमारे हक के लिए खड़े, हमारे मतलब इस महाराष्ट्र के वंचित समाज के साथ खड़े हैं और हर एक वंचित समाज को उनका ये यही रिजर्वेशन की ये है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और हर आप हमको हमारी जगह पे हमारे वंचित समाज को अगर हमारे बराबरी से हिस्सा देते हो तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो सर हमारी बहुत अच्छी ताकत है, हम अगर अकेले भी विधानसभा लोकसभा लड़ेंगे सर, हमारी तैयारी है। शिंदे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़ते रहें, अपनी बात कहते रहें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों के सामने आप इसी तरह आएंगे, अपनी बात कहेंगे और अपना मत जो है, आपके विचार क्या हैं वो समझाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। थैंक यू। Now that's an area which needs to be worked on. बहुत सही। Because the problem with the Dalit party, the Republican Party of India, has been that there are too many Republican parties of India. As a result of which, what has happened is that Dalit unity has never been achieved. आज तक कभी दलित एकता महाराष्ट्र में या पूरे भारत में आज तक कभी नहीं हुई है। तो जो वंचित बहुजन अघाड़ी को लेकर के प्रकाश अम्बेडकर साहब, जो अपने आप को बाला साहब अम्बेडकर बोलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो सभी तबकों को एकत्रित कर पाएंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं। Right, and at the moment with us, a very old friend, a man that we all admire, a man who's been fighting tirelessly for the lowest of the low, for the people who are affected really and truly by all the environmental damage that has been inflicted by huge infrastructure projects, by the pusillanimity of the JNPT, of SIDCO and other people, our old friend Mr. Nandakumar Pawar. Nandakumar Pawar Sahab, namaskar. Namaskar sir, namaskar. Namaskar sir, how are you sir? How are you? Yes sir. Great pleasure. Very good as usual. Great pleasure having you sir on the show. You're busy for quite some days, Nandakumar ji. Yes, absolutely sir, absolutely. Extremely busy. Extremely busy doing what sir? Would you like to share with us? What were you Yeah, busy? definitely basically the fight for the community has been intensified from last many months actually. So I have shared some videos with you. One of the video which tell you the story which I shared last week on the FB. The authority, the local revenue officials are suddenly approach Hanuman Koliwada and forcefully they want to take measurement of the houses at Hanuman Koliwada. Ji. So matter of fact is the Hanuman Koliwada is supposed to be the displaced village by JNPT way back in 1984. Yes, you told us. From last 38 years, there is no resettlement, rehabilitation has taken place despite the order from various concerned authorities, court orders, and we stopped that.
we stop that nonsense, because we don't have any legal entity. There is no any record of the Hanuman Koliwara with the revenue department. Okay, there is no legal existence. How election can be held? We don't want election to be held at all. And for that, we keep writing various to the various authorities. But eventually, we have end up going to the Bombay High Court, and Bombay High Court thankfully admitted our claim and asked the Central Election Commissioner to look into this matter, because since there is no legal entity of the village, there is no any legal document has been provided so far. How election can be held for unauthorized village? So that is our main cry actually, and this is a video how the police force are being used by the authority, the Tehsildar Uran, and forcefully they want to take measurement of the houses made by the Sarpanch of that village, Sri Paramananda Kohli. And all villagers gathered and protest against that violation and act by the police department and revenue department. Nandakumar, yeah. Please go ahead, sir. So some people actually, the lady from that house tried to commit suicide by using diesel. Okay, so police stopped them, and they thought this going to be a very serious issue, and then they retreated. And this is not acceptable. Actually, let me tell you something that today itself, some people have trapped in the tunnel, and after 17 days they have been released. Yes. Here the case is the JNPT port. The solely responsibility belongs to JNPT port and the authority supporting that. And our PM is very sensitive about the issue of the local community. And what is our crime? We are asking PM of our country, Sri Narendra Modi ji. We have been displaced from last 38 years. What is our crime that we have sacrificed our entire village for the nation development, for the development of the state? Is this our crime? And why we are forced to go to court always? And unless you go to the court, there won't be any change, that for sure. That's right. So effectively for 39 years you've been fighting. Yeah. 39 years, Pradeep ji. बिल्कुल From 1984 till today, for 39 years. Unheard of. सर वो जो मार्च में वो कुछ 30 के करीब लोगों को जो अरेस्ट किया गया था उरन बाईपास के केस में, and some of them were actually charged with what anti-national activities. Yes, I'm that shocked. was charged by section 353, that is applied for the anti-national activity and beating police officials and the government officials and that kind of offense. Yes. And that section particularly applied for the terrorists who indulge into Yes. anti-social element, anti-national element activities. But we are the simple fishermen. We are just asking the authority. The Uran bypass road supposed to be going through the mangrove area, the spawning and breeding area of the fish. We are just asking them, what about our livelihood? Is there any provision for that? So the CIDCO, they use police force and they're doing jabardasti. They arrested people, 30 people have been arrested and kept into the jail for 12 days. Out of 30 fishermen, there are 10 were women. They kept in Adarwadi jail. Yes. Are they out now, sir? Yeah. Did they get They are bail? out. Yes. They are. I think we just got disconnected. I think he got a call. No, this is pitiable, sir. I mean, what is the government doing? I mean, you got the agencies out there functioning, you create the JNPT already, you've displaced these villagers, the fishermen, and the fishermen are still not rehabilitated
and now they are there in Hanuman Koliwada, and there you reach to come and measure the houses. They measure the houses to issue notices. Now we need to understand why they want to measure these houses here. पवार साहब, नंद कुमार पवार जी, ये you're saying 1984 से डिस्प्लेस्ड है, JNPT कंस्ट्रक्ट कर दिया है, डिस्प्लेड विलेजेस डिस्क्लेयर किया, अभी हनुमान कोलीवाड़ा में रहते हैं। हनुमान कोलीवाड़ा में क्या सर्वे करने आए, मेजरमेंट लेके नोटिस देने आए कि इलीगल आपने यहाँ पर रह रहे? फॉर व्हाट वाज द मेजरमेंट गोइंग ऑन फॉर? पर्पस तो इशू ये है सर कि हनुमान कोलीवाड़ा जो कि उनका कोई लीगल तौर पे कोई रिकॉर्ड नहीं है रेवेन्यू के पास या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के पास कि ये विलेज है करके, ये ग्राम पंचायत है करके। तो हमारा आक्षेप यही है कि आप गांव को लीगली रिहेबिलिटेट करो। तो 250 फैमिली उनको 7/12 दे दो, तो असेसमेंट लगाओ जी घरों को, तो लीगल बन जाएगा। लेकिन विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी असेसमेंट, विदाउट 712 extract in the name of the affected family, how we can allow the legal procedure to be undertaken? How election can be allowed to be held when there is no entity of the village itself? ये गाँव पूरा इसमें है। नंद कुमार साहब, what election is going on there? What election? This is supposed to be ग्राम पंचायत election. अच्छा, ग्राम पंचायत इलेक्शन, ओके। Yes. तो ये आपने वो बायोमेट्रिक सर्वे के लिए अप्लाई किया था नंद? व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, सरकार के अभी सिस्टम है कि यहाँ पर भी बायोमेट्रिक सर्वे होता है, तो वो एक ऑन द रिकॉर्ड लेके आ सकते हैं कि विच पीपल आर स्टेइंग देयर, द एरिया ऑफ द हाउसेस। नाउ ऑल दीस पीपल आर स्टेइंग इन हनुमान कोलीवाड़ा, totally displaced from the original Uran area, and they have rehabilitated, खुद ही कर लिया rehabilitate यहाँ पर नंद कुमार जी, खुद ही अपने घर बना दिया, सब कुछ खुद ही कर लिए। सरकार की तरफ से कुछ मिला कि नहीं उनको? सर क्या है कि it was ensured that 17 hectares of land will be provided to these affected families, to 56 families. The 17 hectares are legitimately bought by the JNPT, okay, but they have incurred only 68 lakhs rupees to landfill and other formalities they have completed within 68 lakh rupees. Essentially, it was almost 1 crore and 25 lakhs supposed to be spent to make entire plot of 17 hectares. But they कहीं पे उनको लगा कि this is their reckless spending by the JNPA, तो खाली उन्होंने 2 हेक्टेयर के बारे में ये सब रिक्लेम करके इनको हैंडओवर कर दिया कि आप लोग यहाँ पे रह जाओ। तो अभी परिस्थिति ये है कि 17 हेक्टेयर में से 15 हेक्टेयर पे मैंग्रोव आ गए। Because entire in and around the entire area is tidal influential area and tidal water keeps coming in that area. तो कुछ नेग्लिजेंस की वजह से पूरा एरिया मैंग्रोव से भर गया, ओके। तो मैंग्रोव से भरने के बाद एरिया ऑटोमेटिकली हैज टू बी हैंडेड ओवर टू द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैंग्रोव सेल, and the 15 hectares out of 17 hectares has been handed over to the forest department. So the Hanuman Kollewada has only boxed into 91 guntas of the land, which they should be getting minimum 17 hectares as per the government norms. तो हम ये चाहते हैं कि कोई लीगल इसका अस्तित्व नहीं है, तो आप लीगल फॉर्मेलिटी यहाँ पे कैसे थोप सकते हो, इलेक्शन कैसे थोप सकते हो? आप जो मेजरमेंट लेने आते हो, सर्वे करने आते हो, किस बिला पे करते हो? क्योंकि हमारे कोई अस्तित्व नहीं है कागजी तौर पर, तो हाउ वी कैन अलाउ दैट? तो हम ये उनको विरोध करते रहते हैं कि आप हमको रीसेटल करो लीगल तरीके से, गवर्नमेंट नॉर्म्स के तरह से, लेकिन ये कुछ होता नहीं, खाली दे आर बाइंग टाइम, ओके। तो जो आपका घर, जो गरीब लोग का घर तोड़ दिया है नंद कुमार साहब, जो JNPT में उनका जो भी घर था, सेमी परमानेंट घर था, उसको आपने तोड़कर जब ना जो 91 गुंटा में सबको समा दिया, 256 फैमिलीज, तो वहां पर सरकार के तरफ से कुछ प्लानिंग के हिसाब से किया है कि ऐसे ठोक दिया कि जाओ ये हनुमान कोलीवाड़ा आपको रहना है वहां पर और आप ही खुद ही कर लो हर चीज, यानी लोगों को खुद ही करना पड़ा सब कुछ? कि सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लेके हाउसिंग जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से कुछ बना के दिया उनको? सर क्या है कि गांव जब खाली किया 84 को, तो ये प्रॉमिस किया था कि 17 हेक्टेयर आपको जगह दी जाएगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 17 हेक्टेयर जगह खरीद ली गई, लेकिन वो जगह सब बनाने के लिए, क्योंकि ये लो लाइन एरिया था, वेटलैंड था, मैंग्रोव का एरिया था, टाइडल इन्फ्लुएंस एरिया था,
तो उसके ऊपर लैंडफिल करना जरूरी था। उस खर्चे के लिए कम से कम 1.25 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला था, लेकिन JNPT ने, उनको ऐसा लगा कि इतना खर्चा क्यों करे, तो खाली 2 हेक्टेयर का रिक्लेम करके उन्होंने इन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और मतलब किसी को 2 गुंठा, किसी को 1 गुंठा। आप देखोगे, आप कभी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी गांव में आइए, जी। एक 10 बाय 10 के रूम में 3 फैमिली रहती है, 3 परिवार रहते अपने बच्चों के साथ। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, 10 बाय 10 का रूम, 100 स्क्वायर फीट के रूम में 3 फैमिलीज रहती है। ऐसे कई घर आपको मिलेंगे हनुमान कोलीवाड़े में। तो हम पूछते हैं सरकार को, मोदी जी से, कि हमारा क्राइम क्या है कि हमने देश के लिए अपनी जगह कुर्बान कर दी, हमारा फिशिंग एरिया कुर्बान कर दिया, और हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज 38 ईयर्स हो गए। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये क्या हो रहा है सब? तो वहां पर लाइट का भी समस्या होगा, पानी का समस्या होगा, सब प्रॉब्लम्स होगा पवार साहब। हाँ सर, बेसिक फैसिलिटी तो है, लाइट है, पानी है, लेकिन बाकी आप देखोगे कि जो बेसिक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी गांव में, अच्छे रास्ते, अच्छी सुविधाएं, वो प्रॉपर नहीं है। मतलब ऐसा है कि ग्राम पंचायत का अस्तित्व लीगल नहीं है, तो वहां पे कोई फंडिंग भी नहीं करता है, because there is no income for the gram panchayat to generate from any source, since there is no legal entity. तो ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ा, आपने प्ली किया डाला है कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में कुछ हुआ नहीं है, एंड 17 एकर्स यू आर लीगली एंटाइटल्ड। नंद कुमार जी, 17 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और 17 हेक्टेयर्स में आपको 2 हेक्टेयर भी नहीं मिला, आपका कहना है, बाकी पूरा मैनग्रोव्स के एरिया है। एक्चुअली दे हैव गॉट लेस देन 1 हेक्टेयर। यस। हाँ, अभी 91 गुंठा में भी बाकी जो सर 91 गुंठा, रोड भी, सर 91 गुंठा तो 1 हेक्टेयर हो गया ना। 2 हेक्टेयर सर, 40 गुंठा सर 91 गुंठास would No, be about, exactly 1 hectare. Yes. sir, it is You are 99,000 right, sir. square feet. Yes. So that is less than 1 hectare. It is exactly 1 hectare. Less than 1 hectare. Yes. 2 hectares, other roads and other amenities. पूरा covering सुपर under एरिया 2 इंक्लूड hectares. करके 2 हेक्टेयर होगा, Yes. और बाकी 17 हेक्टेयर का क्या, वो मिलना है कि नहीं मिलना, क्या करने वाले हैं? मैनग्रोव्स एरिया बोल रहे हैं। नहीं, वो तो वापस दे दिया ना सर, इसके लिए सर, वो तो लिए वापस हमको दे दिया। बार-बार अभी the only solution is, let's be very clear, the only solution is that these people have to be rehabilitated properly in an area where their livelihood is also preserved, which means they have to be near a fishing area. You cannot just pick them up and throw them anywhere on a salt pan land or somewhere else. Let's be very clear. You have destroyed the fishing area, that is, you have destroyed the livelihood of these people because of all the silting which has taken place because of the work being done by SIDCO and prior to that by JNPT, earlier Navasheva. What has happened is that all the spawning areas for the fish and everything else is dead. These are dead zones. So isn't there a law against it, Mr. Nandakumar Pawar, from whatever I know, where you have deprived so many people of their right to a livelihood? Nandakumar Pawar sir. Exactly, you are rightly pointed out, sir. Our main pair actually. See, nowhere else in the world you will see the port which has been set up in the mouth of the creek. Okay. Yes. It has been set up in the mouth of the creek at Navasheva Creek, which is sub-creek of Thane Creek. Yes. And that is the main cause of concern for all disaster for the community and the ecology as a whole. Because whatever you have mentioned, the sediment, because a huge amount of sediments are being generated in the process when JNPT keeps on reclaiming, widening, deepening the channel to make channel proper depth of the water, yes, so that the big ship can anchor into the port area. And entire spawning and breeding area has been lost completely. If you see the area just 10 kilometers away from that port itself, the entire area has been silted badly. There is no water. And
let me tell you that almost 13 hectares of mangrove, which is inundated mangroves on the fishing area, has to be handed over to the state forest department, mangrove cell, by JNPT. They have no option left because the port has damaged all ecology. The landscape has completely changed. And the other thing also is, I believe, please correct me if I'm wrong, from whatever I know, in that entire Uran area and near Hanuman Koliwala, there used to be these small little plots where the fisher folk used to grow some crops or the other for their own use. Isn't that correct? Correct, correct. That was a long time ago. Now, Yes, yes. because of the flooding by seawater and deposition of salt, nothing grows over there anymore. Isn't that correct? Correct, absolutely correct. There are hectares and hectares of paddies, rice paddies, Yes. has been contaminated because of the ingress of tidal water. That's right. Okay, because you landfill somewhere in the lowland area, the water has to disperse to the another lowland area. Ji. That is happening, and many farmers from Chanje, Karanja, and other parts of the Uran and Panvel Taluka has abandoned their farming completely because of the inundation of tidal water. तो प्रदीप जी कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे धान की खेती होती थी, धान कहते हैं ना उसको, चावल, तो पूरे धान की खेती जो है वो पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि वहां पे पूरा नमक आ गया साहब। क्या उगेगा वहां पे सर? नमक बोओगे तो क्या मिलेगा आपको? मतलब ये इतनी अकल नहीं है इन लोगों को। व्हाट आर दे डूइंग? सो नॉट ओनली हैव फिशर folk been affected, all the farmers have also been affected, right? Nand Kumar Bilkul Pawar sir? right, bilkul right. So what are we doing? This is criminal. Who's been Absolutely. punished? Who has been punished for this? नंद कुमार पवार साहब, कोई एक्शन लिया गया इसमें अभी तक? अभी सर बात यह है कि हर एक कोई अपने हिस्से के बारे में बोलता है, अपने तक सीमित बात करता है। अभी मैंने एक आपको कई फोटो शेयर किए एमपीसीबी जी The public hearing was supposed to be conducted on 1st of December. जी The JNPT again proposed some reclamation, okay, for upgradation or the strengthening of the jetty, 15 meters landward side. We oppose that. We had meeting with MPCB yesterday with Raigad Bhavan, and we strongly oppose that. We don't want any public hearing, okay, which is scheduled on 1st of December. Before rehabilitation, no project will be allowed on our fishing area. And thankfully, the impact is seen today itself. The collector Raigad has called us today, and thankfully he cancelled the public hearing proposed on 1st December. Since it's a central project, and the government of Maharashtra keeps on saying since it's a central project and there should be clearance must be obtained from the central to rehabilitate the people affected. So this is not done. So we are saying that unless you get clearance from the center, we won't allow any legal procedure of public hearing to be conducted. We strongly oppose that. What about the relief and rehabilitation, sir? नंद कुमार साहब, वी आर टॉकिंग अबाउट, आपने बोला 10 बाय 10 में 3-3 फैमिली रह रहा है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट प्योर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, आपको जेएनपीटी को एक्चुअली हैड टू एम्प्लॉय मेनी ऑफ दीस पीपल. फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट हैज टू कम फ्रॉम द वेरी फिशरमैन दैट दे हैव ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड, द फिशिंग विलेजेस दे हैव डिस्प्लेस्ड. किसी को कुछ एम्प्लॉयमेंट दिया है क्या आपके पूरे इस विलेज में जो हनुमान कोलीवाड़ा में? Yes, sir, very vital question you raised. Actually, we are the fishermen who mostly impacted, badly impacted, directly impacted because of the JNPT project. Project which is set up in the mouth, which reclaim 520 hectares of area, rich fishing area. And upstream and downstream, there are about 200 square kilometers of rich fishing area has been contaminated because of the deposition of sediments on the spawning Yes. breeding area, Yes. even on the marine fish food, which fish used to eat. All area has been contaminated, and there are various other projects also have come up in the same region. There is the MTHL project, there is the Ambra coastal road is again proposed in that area. So all the deposition of sediments has spoiled everything, and we should be given first preference in the employment. Very unfortunate that we are not being tagged as a PAP. We are not considered as a project affected.
only farmers who have lost their farmland, they have been compensated, they have been given employment, given businesses, and given 12.5% of developed plot. And we are left with nothing. We are like unwanted alien in our own motherland. We are losing our fishing area, traditional fishing area, a source of livelihood continuously. Our villages are being drowned because of the development is happening in the region. And these are the oldest residents of this area. Yes, yes, The oldest residents, the Yes. Kolis, yes. the entire city, the city of Mumbai is named after a Koli goddess. Mumba Devi is a Koli goddess. And what are we doing? I mean, I don't understand. Sir, have you had meetings with the Chief Minister, with the Deputy Chief Minister, with all the people who say that they are so concerned about fisher folk? Have you had a meeting with them? No, never, never. They only talk in public domain how much they are concerned about the local fishing community, how they are concerned about the mangrove and all. But that remains only on the paper. That is limited to only public domain, public meetings and various public conferences and platforms, not on the ground. We are never asked by anyone, we are never inquired by anyone what is the your issues actually. And the ironical And we thing have- is, Pradeep ji, Nandakumar ji, please correct me if I am wrong, sir. I have heard that very shortly after having wreaked havoc in that area, after having destroyed the entire Uran area, now JNPT is going to be shifted. Isn't that correct? No, if you see the track record of JNPT, with the initially established at the Bombay Port Trust, the entire area has been silted because of the JNPT operations, and they can't no longer able to operate from that area, no longer feasible or Yes. viable to operate. And then they shifted to the Navi Mumbai Nhava Sheva port. Yes. Again, here condition also same because of sediment deposition. The port has almost lost because cost of operational will be much higher, because every time they have to go for deepening, widening the channel to make that navigational height or depth of the water, it costs them huge actually. And their third target supposed to be the Vadwan port, and both the ports come under the Major Port Act, where the state doesn't have much access, much role to play in that. Everything decided by the center, we don't have any access. That is the main issue actually. In any event, as far as the main channel of the JNPT port is concerned, I believe it requires dredging of an order where the costs are prohibitive. They are not able to pay. Is that correct? Correct, correct, absolutely correct. And very unfortunate that fishing area, we have legitimate right on it. Yes. As per Maharashtra Land Revenue Act 1966 under Article 20, the fishing area where fishing community, local fishing community has exclusive right, being right to livelihood and right to live. And in every CRZ clearance, every environment clearance, there is a specific condition that no project should hamper the livelihood of the local fishing community, ensure that no mangrove should be destroyed, no water body with aquatic life present should be reclaimed for any project. What is happening on the ground? So what do The the current- courts have to say about this? ये कोर्ट क्या कहते हैं सर इसके बारे में वो जरा बताएं नंद कुमार पवार साहब जो अभी आपने बात कही. The court, obviously, we are very disappointed by the verdict came in from the NGT in March 2023 that JNPT reclaimed 110 hectares. The reclamation still continues. Our contest, our prayer is that the area under reclamation is CRZ 1A area, biological active mud flat, not supposed to be reclaimed for any project. But the court, what they have admitted, the JNPT, they have filed affidavit with the NGT saying that small portion out of 110 hectares just touching the CRZ 1 area, okay, and not entire property CRZ 1A. So after exclusion of that particular small patch out of the project activity, now it is not right to say the project is in CRZ 1A area, is in CRZ 4. I have photographs to show you the status of the land.
It's completely biological active mud flat. You can see very clearly there is no water on it. The CRZ4 essentially water area 12 nautical miles from low tide line, 12 nautical mile into the sea, into the water body is considered to be CRZ4. And the land in question is CRZ1A. It's a mud flat. You can see many birds are feeding on the mud flat. There are fishermen catching fish like eel, lobsters, and mud crab and all. Still, court denies that. It's very conveniently the decision has been given in the favor of project proponent JNPT by the NGT. We are very disappointed. Now you're saying dredging is a problem. The waste, they're saying 50,000 tons of plastic waste in cities, mangroves, 20 tons of plastics in the sea, 1 lakh cubic meters of dredging waste. Not only are we creating problems for our fishermen, they have been displaced, but the whole area is being polluted. The amount of area that you said, right from the mouth of the creek till further down, it is turning into a huge amount of area that has been utilized, wasted, ecologically fragile, and totally devastated ecologically. So we are lost on both accounts, where the fishermen don't have jobs, they don't have houses to stay on, nothing is in order. At the same time, the entire thing has been a exercise in waste. Pause up. Exactly, this is the situation on the ground actually. The Thane Creek, which is supposed to be the main creek in a city like Mumbai, and not only fishermen will impact because of deterioration of the Thane Creek, but all the citizens in Mumbai will have some or other impact on their lives. See the pollution level, see the amount of trash, the hazardous material being drained continuously into Thane Creek. We monitor last 2 months the amount of non-biodegradable trash which go into the Thane Creek directly, and authority is not serious about it. The mangrove cell, supposed to be the guardian of that creek, who announced that Thane Creek Flamingo Sanctuary, have not bothered to check the water quality of Thane Creek. They don't have any water sample tested so far. So, Nandakumar Pawar Sahab, what happens now? What happens now, sir? It has been 39 years. Yeah. What do we do now? We try to knock the door of the court, do justice, or we will commit suicide or shoot us like Jallianwala Bagh. We have no option left. I don't think that's the right approach, sir. I wouldn't advise you. Sir, this is long battle, sir. 38 years. How long to wait? At that time, for 38 years, we were not with you. We are with you now. So, yes. Maybe now, all together, we can make a change. Sir, I would like to request you people to please visit our village. We will, just have a look at the situation on the ground. Yes, sir. Let this result come out on the 3rd of December. After that, next week, whenever you say, we shall be there. It will be a real honor to visit this village to find out exactly what the situation is on the ground. Yes, yes. Nandakumar Pawar Sahab, really proud of the work you're doing. Very, very, very proud of you. Keep up the good work and drive all thoughts of suicide from your mind. Please don't even think about it. We are all with you. Please don't. Please don't. You will win. सर ये भारत देश है. भारत देश में बहुत देर लग जाती है कभी कभी, लेकिन आखिर में इंसाफ होता है. ऐसी बात नहीं है. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार. थैंक यू. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. That is pathetic, Pradeep ji. Almost 40 years. 40 बरस से एक इफेक्टिवली ट्रांजिट कैंप के अंदर घुसा रखा है लोगों को. मतलब एक 10 by 10 में 3-3 फैमिलीज रह रहे एंड नो जॉब्स, नो रिहैबिलिटेशन. एक हेक्टेयर में 297 families. 200 and what? 70 to 71? 97, he said, so 297. 297 families, almost 300 families, and they must have grown by now. Yeah, bilkul, sir. Oh God, this is awful. This is really and truly awful. Right, that's just about it. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें अगर आपको चैनल पसंद हो,
शेयर करें चैनल को, अगर आपका दिल करे सब्सक्राइब जरूर करें। वो सब्सक्राइब बटन है ना, उसके ऊपर जरा क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स इफ यू क्लिक ऑन द बेल आइकन। वो जो घंटी बनी हुई है वहाँ पे, उसके ऊपर जरा क्लिक करें एंड डू सेंड योर कमेंट्स। अपने कमेंट जरूर भेजें, अपने रिस्पॉन्स जरूर भेजें। वी वुड लव टू रीड दम आउट राइट हियर ऑन नेशन नाउ। नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।